अध्याय 761 समान स्थिति। क्विन की कम उम्र और नए गुट की अनुभवहीनता के कारण ऑस्कर और मोना ने योजना बनाई कि शायद वे शापित गुट का किसी तरह इस्तेमाल कर सकें। शायद उनके खिलाफ कुछ हो, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश हो ताकि उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सके। ऑस्कर मूल रूप से क्विन पर दबाव डालने की योजना बना रहा था, भले ही उनका प्यो के साथ कोई रिश्ता न हो। दूसरों और दुनिया को यह साबित करने के लिए कि दोनों समूहों का आपस में लड़ना ही बेहतर होता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि क्विन और उसके साथ के लोग इस मामले में इतने भोले नहीं थे। अब वे अपनी स्थिति अच्छी तरह जानते थे। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया या उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वे एक नए युद्ध की शुरुआत के उत्प्रेरक बन सकते थे, विशेषकर प्रत्येक समूह के साथ मौजूद खतरनाक जानकारी के कारण। मोना ने सोचा, मुझे उम्मीद थी कि मेरे समूह में जासूस होंगे, लेकिन शापित गुट से कोई जासूस नहीं होगा। दानव स्तर का पता लगाने वाला उपकरण उनका तुरुप का पत्ता था। अब जब जानकारी सामने आ ही गई थी, तो अगर वे उसे छिपाना या नकारना चाहें, तो बाकी लोग जल्द ही सोचेंगे कि ब्री परिवार कुछ योजना बना रहा है। आप सही कह रहे हैं, ऑस्कर ने कहा। हम वाकई आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हमारे पास समय कम है, लेकिन जब आप यहाँ हैं, तो क्या आप हमसे कुछ जानना चाहेंगे? ऑस्कर ने पूछा। ये सिर्फ क्विन को स्वागत का एहसास दिलाने और उसे समूह का हिस्सा महसूस कराने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि ये देखने के लिए भी था कि शापित गुट का लक्ष्य क्या है। ऑस्कर मोना के साथ पहले ही काम कर चुका था, उसकी महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह जानता था। ओवन के बारे में तो बात ही कुछ और थी, क्योंकि वह और पिछला नेता बिल्कुल एक जैसे नहीं लग रहे थे, बस शापित गुट के थे। ऑस्कर को कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी बातों से साफ जाहिर था कि वे गुस्से से भरे हुए थे। वह लड़का इस पद पर पहुंचा है कौशल, प्रतिभा और विशुद्ध भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह ऐसा चाहता था। उसका इरादा स्पष्ट था। ऑस्कर ने सोचा, जब तक हम एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए खुले हैं, मुझे लगता है मुझे कुछ ऐसी बातें पूछनी चाहिए जिनसे हम सभी को फायदा हो। क्विन ने कहा, क्या आप में से कोई रिचर्ड एनो का पता लगा पाया है, या हो सकता है कि वह आपके किसी परिवार का सदस्य हो? बाकी लोग एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे, मानो जवाब पाने की उम्मीद में उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ छिपा नहीं रहा था। सवाल पूछते हुए क्विन भी उनकी धड़कनों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, ये देखने के लिए कि क्या कोई मामूली बदलाव आया है या उसके सवालों का कोई जवाब आया है। उसे यकीन नहीं था कि इससे ये साबित होगा कि कोई कुछ छिपा रहा है, लेकिन यह एक शुरुआत थी। हालांकि मेज़ पर किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। ऑस्कर ने जवाब दिया, लगता है किसी को भी उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले भी एनो बहुत ही गुप्तचर था, वह कभी कभार ही सेना से मिलता था ताकि नई जानकारी या तकनीक दे सके और फिर गायब हो जाता था। गृहयुद्धों से पहले उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था और अब तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल है। क्विन ने ये देखने के लिए इंतजार किया कि ऑस्कर ने जो कहा था, क्या वह बाकियों की बातों से मेल खाता है, और ऐसा ही लग रहा था। क्विन के सवाल से भी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि जो कोई भी अपने समूह की ताकत बढ़ाना चाहता है, वह उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहेगा। दरअसल मेरा सुझाव है कि जब ये सब खत्म हो जाए, तो हम अपने संसाधन जुटाएं और उसे जल्द से जल्द ढूंढ लें। ऑस्कर ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि डाल्की इस पूरे समय हम पर नज़र रखे हुए हैं। अगर ऐसा है, तो जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि लड़ाई रुक गई है, वे हमें संभलने नहीं देंगे और हमला कर देंगे। एनो वह व्यक्ति था जिसने हमें डाल्की से लड़ने के लिए तकनीक दी। मुझे यकीन है कि वह भी हम में से बाकी लोगों की तरह मानवता के अस्तित्व की कामना करता है। ऑस्कर ने जो कहा था वह सही था, लेकिन क्विन को पूरा यकीन नहीं था कि रिचर्ड एनो वास्तव में मानविकी के पक्ष में थे या नहीं। और जैक ट्रू ड्रीम का क्या? क्विन ने पूछा। किसी रंजिश के अलावा जैक ट्रू ड्रीम एक और ऐसा व्यक्ति था जिसकी लोग तलाश में थे। अगर कोई उसे नियंत्रित कर लेता, तो वह दूसरे समूहों और लोगों को फिर से प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता था। उसका व्यक्तित्व चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, जनता उसे उसी नज़र से देखती थी जैसे पिशाच द पनिशर्स को देखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करने वालों को न्याय दिला सकता था। हम बस इतना जानते हैं कि जैक ट्रू ड्रीम अपने शहर के नष्ट होने के बाद से लापता है। हालांकि उसके बाद भी बहुत से लोग लापता हैं। सेना का अनुमान है कि इसका प्यो से कुछ लेना देना हो सकता है। ऑस्कर के ये कहते ही बाकी दोनों की धड़कनें बदल गईं, लेकिन क्विन अंदाज़ा लगा सकता था कि ऐसा क्यों हुआ। वे ट्रू ड्रीम की इस गड़बड़ी के पीछे असली लोगों को जानते थे, जो ब्लेड परिवार था। बाकी दोनों को लगा कि बाल परिवार ने जैक को पकड़ लिया है और उसे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हालांकि क्विन जानता था कि यह सच नहीं है। वोर्डन को बचाते समय उन्होंने बाकी कैदियों की भी थोड़ी देर जांच की थी और कम से कम नीचे रहते हुए ट्रू ड्रीम का कोई निशान नहीं था। सिल के अनुसार भी यही सच था। जहां तक प्यो के जैक को देखने की बात है, लैला के अनुसार उसने उसे देखा नहीं था। इससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये भी असंभव था कि प्यो उनके पास हो। आखिर वह छोटा चूहा कहाँ है? क्विन ने सोचा।
क्या आपके पास और कोई सवाल है? ड्यूक ने नाराज स्वर में पूछा। अपने ही एक छात्र को अपने से ऊंचे पद पर पहुंचते देखकर उसे गुस्सा तो आया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उस छात्र को लेकर आया। दरअसल उसी ने ऑस्कर को इस बात का पूरा यकीन दिलाया था कि क्विन प्यो के साथ काम कर रही है। उसके मन में शक पैदा कर दिया था। हालांकि क्विन को ड्यूक को परेशान देखना अच्छा लगता था। हाँ, मेरा एक और सवाल है, तुम्हारा हाथ कैसा है? क्विन ने पूछा। हालांकि उसने उसे जवाब नहीं दिया और अगले असली सवाल पर चला गया। मैं तुमसे पूछना चाहता था, जब युद्ध शुरू हुआ था या युद्ध शुरू होने से पहले, क्या तुम में से किसी की अचानक कोई स्पष्टीकृत मौत हुई थी? अब यह एक ऐसा प्रश्न था जिसकी ऑस्कर को उम्मीद नहीं थी और वह सोच रहा था कि क्विन ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही है। ये कहना मुश्किल है, युद्ध की शुरुआत में मौतें अक्सर होती थीं, और यह कहना शर्म की बात भी है, लेकिन व्यक्तियों के बारे में इस तरह की रिपोर्टें ऊपर तक नहीं पहुंचती। मुझे बस एक कागज़ पर संख्याएं मिलती हैं। शायद यह ऐसी चीज़ है जिस पर हम में से हर कोई गौर कर सकता है, लेकिन ये शिकार के बाद ही होगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मोना ने बीच में ही टोकते हुए कहा। तुम्हें युद्ध से पहले हुई मौतों में क्या दिलचस्पी है? क्विन दरअसल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि राजा ने उसे यही मिशन दिया था। ये पता लगाना था कि पृथ्वी पर हर समूह के पिशाच जासूसों का क्या हुआ था। उसे ये भी लग रहा था कि यह घटना किसी न किसी तरह इनों और बाकियों से भी जुड़ी हो सकती है। फिर भी क्विन को वास्तव में यह नहीं पता था कि वह इस बात का उत्तर कैसे दे जिससे संदेह उत्पन्न हो, और अंततः पॉल ने ही उत्तर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे लोग आपके समूह का हिस्सा थे। पॉल ने जवाब दिया। हमारे सभी प्रमुख गुटों और सेना में लोग थे जिनमें मैं भी शामिल था, लेकिन हमारा उन सबसे संपर्क टूट गया था। हमें यह अजीब लग रहा है कि यह सब एक साथ हुआ। पॉल की बात सुनकर तो ये बात बिल्कुल विश्वसनीय लग रही थी, लेकिन ऑस्कर थोड़ा परेशान लग रहा था, मानो पॉल की बातों ने उसे यह जानकर चुभंदी हो कि वह एक डबल एजेंट है। पॉल ने इसलिए बोलने का फैसला किया क्योंकि यही उसका मुख्य उद्देश्य भी था। अगर उसने परिषद के लिए उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में अच्छा काम किया होता तो वह अपने लोगों को बचा सकता था। राजा कम से कम अपनी बात का पक्का पिशाच तो लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे लोग इंसानों को उस पागल दुनिया में अकेला छोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ जितना ज़्यादा समय बिताया जाता, उसके लोगों के मरने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती। ऑस्कर ने कहा, मुझे लगता है कि आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। हमें मुख्य मुद्दे पर आना चाहिए। ऑस्कर ने सभी को राक्षस श्रेणी के जानवर के शिकार के बारे में समझाया, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चीज़ों को निष्पक्ष बनाने के लिए क्रिस्टल के साथ क्या किया जाएगा। उन्होंने क्विन को हथियार तैयार होने के बाद उसे अनलॉक करने वाले कोड धारकों में से एक बताया। क्विन को उम्मीद नहीं थी कि पुरस्कार बांटते समय उनका जवाब ऐसा होगा, लेकिन साथ ही वह इसके बारे में शिकायत भी नहीं कर सकती थी। तो फिर राक्षस स्तर के जानवर की तलाश कब शुरू होगी? उसने पूछा। ऑस्कर ने जवाब दिया, जैसे ही यह बैठक समाप्त होगी। इससे पहले क्विन को लीडर टेबल पर नए नेताओं में से एक बनाया गया था। बीस्ट ग्रह सौरमंडल में ब्री परिवार के क्षेत्र में स्थित एक विशेष ग्रह को नारंगी पोर्टल ग्रह घोषित किया गया था। वहाँ कुछ आश्रय स्थल बनाए गए थे। उनमें कई अलग अलग गुटों के लोग रहते थे और वे सभी ब्री परिवार के अधीन काम करते थे। वहाँ के लोग अच्छी जिंदगी जीते थे और ब्री परिवार से उन्हें अच्छी आर्थिक मदद मिलती थी। चूंकि इसे नारंगी ग्रह माना जाता था, इसलिए मुख्य लक्ष्य ग्रह के बाकी हिस्सों का पता लगाना और नए जानवर दिखाई देने पर उसकी सूचना देना था। चूंकि यह ग्रह ब्री परिवार का था, इसलिए जानवरों का शिकार तो होता ही था, लेकिन अगर उन्हें कोई उच्च श्रेणी का जानवर मिलता तो उन्हें उसे मारने के बजाय वापस रिपोर्ट करने या हो सके तो उसे पकड़ने के लिए कहा जाता था। इन दोनों ही इनामों को पूरा करने पर उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलता था। यही कारण था कि ब्री परिवार के पास ब्री परिवार से सीधे जुड़े गुटों के अलावा भी काफ़ी समर्पित अनुयायी थे। गुट हॉल में, जहां लोग खोज करते थे, अक्सर एक शराबखाने जैसा बार एरिया होता था जहां यात्री खाना पीना कर सकते थे। युद्ध पर जाने से पहले या लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपना पेट भरते थे। और गुट हॉल में एक आदमी मेज़ पर अकेला बैठा यही काम करता था। उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को एक तरफ किया और अपना पेट उठाकर एक घूंट लिया। कम से कम यही एक चीज़ है जो इतने सालों में नहीं बदली। हालांकि इसका स्वाद थोड़ा फीका ज़रूर है। आर्थर एक खास तरह के वैम्पायर की तरह अपने बालों को अपनी मर्जी से बदल सकता था। उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की। पहले जब वह इंसान था, उसके बाल सुनहरे थे, लेकिन वैम्पायर बनते ही उसके बाल एकदम काले हो गए। एक पुराने दोस्त से मिलने के बाद, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि अब उसे इस नाम से पुकारना सही रहेगा या नहीं, उसके दोस्त ने आर्थर के बालों का रंग बदल दिया। आर्थर बीस्ट सौरमंडल के हर नारंगी और लाल पोर्टल ग्रह पर जा रहा था, सभी पहले राजा एनो की तलाश में। उसने जो किया था उसकी सच्चाई जानने के बाद वह उससे ढेर सारे सवाल पूछना चाहता था। उसने ये भी सोचा कि हो सकता है कि उसे अपने लोगों के साथ जो हुआ है उसकी जानकारी हो।
उसे यकीन था कि परिषद के कुछ सदस्य इसके पीछे थे, लेकिन समस्या ये थी कि पिशाचों के लिए दंड देने वालों को खत्म करना, उसके जाने के बाद भी। हमले के पीछे एक से ज्यादा नेता होने चाहिए थे और आथ जितना ताकतवर था, कुछ पिशाचों पर ऐसी बातें थोपना उसके और उनके बीच युद्ध का कारण बन सकता था। अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं उनमें से आधे को भी मार गिराऊं। वे उस जमाने के पिशाचों से कमजोर जरूर लगते हैं, मुझे लगता है वे उतना लड़ते नहीं। दिक्कत यह है कि अगर राजा बीच में आ गया, आथ ने सोचा। इनों की तरह सोचते हुए आथ ने सोचा कि उन ग्रहों पर छिपने के बजाय, जो पूरी तरह से आबाद हैं, उसने किसी खतरनाक ग्रह पर एक शोध प्रयोगशाला बना ली होगी, जहां इंसान कदम रखने से भी इनकार करते हों। ठीक उसी प्रशिक्षण ग्रह की तरह जहां पिशाचों ने प्रशिक्षण लिया था। लेकिन अभी तक उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, कोई सुराग नहीं मिला था और वह बस इधर उधर बेमतलब खोज रहा था। उसने गहरी सांस ली और 5 अन्य यात्री उसके पास आ गए जहां वह बैठा था। माफ कीजिए, ये जगह इस समय थोड़ी व्यस्त और भरी हुई है। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हमारी टीम यहाँ बैठ जाए? वह भूरे बालों और हरी आंखों वाला एक युवा लड़का था। उसकी पीठ पर एक ढाल और बगल में एक तलवार थी। हालांकि वह युवा था, फिर भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके पीछे उसकी टीम भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये जगह मेरी नहीं है, इसलिए आप जहां चाहें वहां बैठने के लिए स्वतंत्र हैं, आथ ने उत्तर दिया। समूह गोल मेज पर बैठ गया और कुछ पेय पदार्थों का ऑर्डर दिया। जो युवा लड़का नेता लग रहा था, उसने छठा पे भी ऑर्डर किया था और जब वे पहुंचे तो उसने उसे आथ को दे दिया। हमें यहाँ बैठने देने के लिए धन्यवाद, युवक ने कहा। समूह में एक अजीब सा दिखने वाला कमजोर बूढ़ा आदमी, जिसके पास एक कुल्हाड़ी थी, और एक लंबी दाढ़ी वाला छोटा और मोटा आदमी, और एक हृष्ट-पुष्ट महिला थी जिसने हल्के कपड़े पहने थे लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। फिर एक और महिला भी थी जिसने उसके जैसे ही कपड़े पहने थे लेकिन थोड़ी उदास और कमजोर थी। उनकी बातचीत सुनकर आथ को पता चला कि उस युवा लड़के का नाम एंडी था और वे काफी अनुभवी यात्री लग रहे थे जिनके नाम कई बड़ी उपलब्धियां थीं। ठीक है, अगला 3 नुकीला डाल्की या डेमीगॉड स्तर का जानवर? अदरक जैसे छोटे कद वाले आदमी ने पूछा। वे पिछले कुछ समय से ये खेल खेल रहे थे, जानवरों, मजबूत रैंकिंग वाले लोगों और डल्की की तुलना कर रहे थे। इस बार समूह बटा हुआ लग रहा था और अब एंडी को ही फैसला करना था। मैंने युद्ध में सिर्फ एक नुकीली डाल्की की ताकत देखी है, इसलिए मेरे लिए ठीक ठीक कहना मुश्किल है, एंडी ने जवाब दिया। हमें नहीं पता कि हर नुकीली डाल्की की ताकत में कितनी बढ़ोतरी होती है। बस एक चुन लो और खट्टी डिकारें लेना बंद करो। तुम ही निर्णायक वोट हो, लड़कियों में से एक ने कहा। अपनी आंखों के कोने में देखते हुए उसने अजनबी की ओर मुड़ने का फैसला किया। मुझे पता है, क्यों न हम अपने मेहमान से पूछें, आपके हिसाब से कौन ज्यादा ताकतवर है? एंडी ने पूछा। उसे दिए गए पहले ड्रिंक के अलावा ये पहली बार था जब उन्होंने उससे बात की थी। आथ को लगा कि ऐसा हो सकता है और उसे उनसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे असल में दूसरों की संगति अच्छी लगती थी। इस समय समस्या ये थी कि वे उससे क्या सवाल पूछ रहे थे। डाल्की, ये वो नई एलियन जाति है जो मेरे सोते समय आई थी। मुझे आश्चर्य है कि ये कितनी ताकतवर होती हैं, आथ ने सोचा। इस वजह से आथ को बेतरतीब जवाब देना पड़ा। डाल्की मेरी शर्त होगी। 2 सदस्य खुशी से चिल्लाने लगे जबकि अन्य विलाप करने लगे। उनमें से एक पाइक नाम का छोटा अदरक वाला आदमी था। उफ, उसे क्या पता होगा, पाइक ने झुंझलाकर कहा। हमें किसी अनुभवी यात्री से पूछना होगा। मुझे यकीन है कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी किसी सम्राट स्तर के व्यक्ति से भी मुलाकात नहीं की होगी। दूसरों के लिए यह मान लेना ठीक था, खासकर तब जब आथ ने ऐसा कोई पशु सामग्री नहीं पहन रखी थी और वह बहुत ही सादे कपड़े पहने हुए था, सिवाय एक बड़ी तलवार के जो उसकी पीठ पर जंजीर से बंधी हुई थी। वह तलवार दिखावे के लिए होगी, लड़कियों में से एक ने कहा। लेकिन उसके पास तो बहुत बड़ी तलवार है, शर्मीली लड़की ने कहा, जबकि उसका चेहरा लाल हो गया। अब शांत हो जाओ, चलो हम सब सिर्फ एक राय की वजह से अपने मेहमान पर टूट न पड़े, एंडी ने घबराकर मुस्कुराते हुए कहा। इस मामले में हम काफ़ी प्रतिस्पर्धी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी अनुभव है। इसके लिए माफ़ करना। बहुत अनुभव है, इसे हल्के में लेना। पाइक ने चिल्लाते हुए अपना ट्रैवलर टैग फेंका और उसे मेज पर रख दिया, जिस पर गर्व से अक्षरे लिखा हुआ था। चारों ओर देखते हुए आथ देख सकता था कि उनमें से हर एक के सिर पर एक का टैग लगा हुआ था, लेकिन उसे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। पहले तो उसने सोचा कि वे इसे सिर्फ अपने नाम के पहले अक्षर के साथ सजावट के लिए पहने हुए हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। तो तुम कह रहे हो कि तुम लोग ताकतवर हो, आथ ने बियर का एक और घूंट लेते हुए कहा। यह जानकर अच्छा लगा। अगर तुम जैसे जिंदादिल लोग सिर्फ सोना कमाने की कोशिश में मर जाएं, तो ये बहुत शर्म की बात होगी। तुम्हारी जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती है। पाइक आथ के बोलने के तरीके से परेशान हो रहा था, मानो कोई बड़ा आदमी बच्चों से बात कर रहा हो। सोना शब्द का इस्तेमाल किसने किया?
पाइक खुद भी काफी बुरा था और उसे ये भी पसंद नहीं आया कि उच्च पदस्थ यात्री होने के कारण उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया जाता। किसी और की ओर से बुद्धिमानी भरे शब्द, मेरे प्यारे दोस्त, आप किस रैंक पर हैं, मुझे ये देखना अच्छा लगेगा। पाइक ने पूछा। आथा को तो पता ही नहीं था कि पद क्या होते हैं। वह तो पहले राजा की तलाश में व्यस्त था। आथा ने पूछा, एक यात्री के लिए सर्वोच्च पद क्या हो सकता है? यह एक अजीब सवाल था, लेकिन फिर भी एंडी ने इसका उत्तर दिया। रैंक ट्रिपल ए, एंडी ने जवाब दिया। तब तो मैं ट्रिपल ए रैंक पर पहुंच जाऊंगा, शायद उससे भी आगे। वहां सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई सोचने लगा था कि कहीं यह आदमी पागल तो नहीं है। ट्रिपल रैंक ए से आगे उसे लीडर या उससे भी ऊपर का दर्जा दिया जाता। अगर यह सच होता तो वे उस व्यक्ति को पहचान लेते जिसे वे सब देख रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये शब्द बोलते समय आथा कितना सीधा लग रहा था। जैसा कि मैंने सोचा था, ये व्यक्ति एक पागल मूर्ख है। पाइक ने कहा, एक अनजान व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करना छोड़ दिया। आपका नाम क्या है? एंडी ने उस अजीब आदमी में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। आथा, मैं एंडी हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उनकी परवाह मत करना, यकीन मानिए, वे बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप हमारे साथ शिकार पर चलना चाहेंगे। बूढ़े क्लिनकर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम पिछले कुछ दिनों से इस शराबखाने में बैठकर आराम कर रहे हैं, जब तक कि वह ठीक न हो जाएं। बेशक, हमें खोज पर जाने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है। इसी वजह से हम इन दिनों थोड़े बोर हो रहे हैं। तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आथा ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा। ऐसा करने से उसका अपना मिशन रुक जाएगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे कोई जल्दी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस कार्य में उसे कितना समय लगेगा, और उसे वैसे भी ग्रह का अन्वेषण करना होगा, तो क्यों न एक जीवंत समूह के साथ ऐसा किया जाए। जरूर, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ, आथा ने कहा। यात्रियों के साथ यात्रा करते हुए आथा समूह के पीछे ही रहा। रास्ते में जानवरों का सामना होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जिस रास्ते से वे यात्रा कर रहे थे वह ज्यादातर छोटी छोटी झाड़ियों और लंबी लंबी घुमावदार नदियों से भरा था। दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ियां अलग अलग आकार में दिखाई दे रही थीं। आथा देख सकता था कि यात्री अपने कहे अनुसार कुशल थे। उन्होंने अपनी बातों को अपने कौशल से पुष्ट भी किया था। उन्नत श्रेणी के जानवरों के समूह से निपटते हुए भी वे शांत थे और उन्हें उनसे लड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि आथा ने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि वह पहले राजा के किसी भी सुराग या चिन्ह की तलाश में इधर उधर देख रहा था। उसका मन हमेशा अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहा था। हालांकि ये काम बहुत बड़ा था और मुश्किल भी। एक ग्रह पर एक भी इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन था, और अब उसे कई ग्रहों के बीच एक इंसान को ढूंढना था। फिर भी मेरे पास ऐसा करने के लिए असीमित समय है। संभवतः मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो ऐसा कर सकता है, आथा ने सोचा। उन्नत श्रेणी के जानवर से मुठभेड़ के बाद समूह ने नदी के किनारे कुछ चट्टानों पर आराम करने का फैसला किया, जहां वे कुछ सेकंड के लिए अपना सामान रख सकें और अपने भारी उपकरण उतार सकें। सभी ने ऐसा नहीं किया और बारी बारी से निगरानी करते हुए नदी पर चढ़े। नदी का नज़ारा बेहद खूबसूरत था क्योंकि उसके ऊपर एक चमकता हुआ हल्का लाल कोहरा दिखाई दे रहा था। पता नहीं ये कहाँ से आ रहा था। काले बालों वाली लड़की जिसने सिर पर हेडबैंड पहना हुआ था उस समूह की मरहम लगाने वाली थी। हालांकि वह शर्मीली थी, लेकिन लड़ते समय वह शामिल होने से नहीं हिचकिचाती थी और सही समय पर सही जगह पर होना जानती थी। अपनी इस क्षमता के कारण वह अपने सहयोगियों पर किरण की तरह वार कर सकती थी और साथ ही लड़ाई के दौरान उन्हें ठीक भी कर सकती थी। हालांकि इस तरह से उपचार कम प्रभावी था। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, वह सीधे अपने हाथों से उन्हें ठीक करने में व्यस्त थी। मुझे पता था कि वह आदमी बेकार होगा, पाइक ने झुंझलाकर कहा, क्योंकि उसके कंधे पर एक जानवर ने गहरी खरोंच लगा दी थी। उसने आथा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, या उसके पास लड़कर उसकी कुशलता देखने की कोशिश की थी। शायद अगर आथा मुसीबत में होता तो वह अपनी जान भी बचा सकता था और उस आदमी का आदर कर सकता था। लेकिन आथा को एक बार भी चोट नहीं लगी और उस जानवर ने उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सच तो ये था कि उस जानवर ने आथा को देखा था और एक बार उस पर हमला करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन आथा की आंखों में एक नज़र डालते ही जानवर वहीं हार मान लेना चाहता था। इस दुष्ट प्राणी की जो मर्जी हो करो। लेकिन आथा ने नज़रें फेर लीं और जानवर को लगा जैसे वह बच गया। शायद ट्रिपल ए रैंक वालों को ऐसे घटिया लोगों के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, प्रिया नाम की उस जिद्दी लड़की ने कहा। वह हमारा मेहमान है, एंडी ने जवाब दिया। हमने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि हम एक बार शिकार पर जा सकें, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या इसीलिए हम अनजान इलाकों में नहीं जा रहे हैं? प्रिया ने पूछा। हमने पहले यहाँ शिकार नहीं किया है, लेकिन इस इलाके में शिकार किया है। ये पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंडी को यकीन नहीं था कि आथा अपनी ताकत के बारे में झूठ बोल रहा है या नहीं,
क्योंकि उस समय तक उसने उसे कुछ भी करते नहीं देखा था, इसलिए एक व्यक्ति कम के साथ अज्ञात अनदेखे क्षेत्रों में जाना काफ़ी परेशानी भरा होगा। क्या तुम कुछ दूरी से हमला कर सकते हो आथ? एंडी ने पूछा। आथ ने मुड़कर एक बड़ी चट्टान की ओर देखा जो ज़्यादा दूर नहीं थी। दूसरों को पता न चले उसने भी फर्श से कुछ पत्थर उठा लिए थे। बैंग बैंग बैंग, पत्थर को देखने पर उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बंदूक उठाकर सीधे उसमें गोली चला दी हो। वाह, एंडी ने अंगूठा ऊपर करके कहा। किसको पता था कि तुम्हारे पास इतनी दूर से वार करने की क्षमता है, इससे हमारी टीम को बहुत मदद मिलेगी। आप मुझे बता रहे हैं कि वह पूरे समय मदद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पाइक ने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी पकड़ते हुए कहा। आथ ने जो किया था वह कोई हुनर नहीं था, उसने तो बस जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उन्हें चट्टान पर फेंक दिया था। उसने सोचा कि अभी के लिए उन्हें प्रभावित करने के लिए इतना ही काफ़ी है। जब समूह फिर से चला गया तो आथ ने जमीन से कुछ और पत्थर उठाने का फैसला किया। चलते चलते उन्होंने नदी के किनारे किनारे चलने का फैसला किया। वे आगे देख सकते थे कि नदी पतली हो गई है और फिर वे आखिरकार दूसरी तरफ जा सकते थे, जो कि अनदेखे इलाके का हिस्सा था। अगर वे नदी के पास ही रहे तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है, एंडी ने सोचा। अगर उसकी क्षमता दूर से वार करने की है तो फिर वह अपनी पीठ पर जंजीरों से बंधी एक बड़ी तलवार क्यों लटकाए हुए है। फिर भी वह ये समझ गया कि आथ बुरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वे नदी के किनारे किनारे यात्रा करते रहे। कुछ आ रहा है, आथ ने कहा, क्योंकि उसने फर्श से कंपन को सुना और महसूस किया। हाँ, क्या ये कोई छठी इंद्री है जो सिर्फ ट्रिपल ए रैंक के यात्रियों में ही होती है? पाइक ने उसी समय पास ही चल रही नदी से कहा। एक बड़ी लहर उठी जिससे पानी जमीन पर आ गया। नदी से बाहर एक विशाल मांसल समुद्री जीव दिखाई दे रहा था। उसका शरीर बड़ा और मोटा था, ऊपरी छाती पर कई कांटे थे और उसकी रीढ़ की हड्डी में कई कांटे लगे हुए थे। उसके शल्क नीले रंग के थे और सिर का ऊपरी भाग त्रिशूल के आकार का था। जब वह नदी से बाहर निकला तो उसके जालदार पैर दिखाई दे रहे थे। जल्द ही उसने अपना मुंह खोला और पाइक की ओर पानी से भरा एक हाइड्रोपंप फेंक दिया। यह एक मजबूत, शक्तिशाली एकलधारा थी। हमला तेज था, लेकिन एंडी ने बाकी लोगों के उलट आथ की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी ढाल से पाइक के बीच में घुसकर हमले को रोकने में कामयाब रहा। सेना बहुत मजबूत थी और जब हमले को रोका जा रहा था तो अन्य लोग भी आगे बढ़ने लगे। सावधान, ये कम से कम एक मानव जैसा राजा स्तर का तात्विक जानवर है, एंडी ने उसके हमले की ताकत को देखते हुए कहा। पेरिया को ऊपर से आगे आते देख उस मछली जैसी प्राणी ने जल्दी से ऊपर देखा और उसकी ओर एक और हाइड्रो पंप चलाने को तैयार हो गई। वह अभी भी हवा में थी और उसके मुंह में बुलबुले बनते देख सकती थी। रुको, यह इतनी तेजी से दूसरा फायर कर सकता है, उसने कहा, ये सोचते हुए कि वह हवा में रहते हुए कैसे आगे बढ़ सकती है। तारांकन टकराना, एक और जोरदार धमाका हुआ और जानवर के मुंह में बुलबुले बनना बंद हो गए। जब पिरिया ने जानवर की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखें मर चुकी थीं और वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। फिर भी उसने अपना खंजर निकाला और जानवर के सिर पर वार कर दिया और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी से देखते हैं कि वह ठीक है या नहीं, एंडी ने आदेश दिया और बाकी काम हो गया। जब वे वहां पहुंचे तो जानवर मर चुका था और उसके सिर में प्रिया का ब्लेड देखा जा सकता था। प्रिया, अच्छा काम किया, तुमने एक ही बार में उस चीज को मार डाला, पाइक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। हाँ, प्रिया ने धीरे से उत्तर दिया। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि जानवर उसके सिर में छुरा घोंपने से पहले ही मर चुका था। जानवर का निरीक्षण करते समय एंडी जानवर के शरीर से क्रिस्टल निकालने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने जानवर के सिर के किनारे एक छोटा सा छेद भी देखा। ये कहाँ से आया? तभी उसे कुछ सूझा, लेकिन कैसे और कब? आथ की ओर देखने पर ऐसा लगा कि वह उदासीन था और उसे जानवर में मौजूद क्रिस्टल की भी परवाह नहीं थी। धिक्कार है, आथ ने सोचा, मैं तो बस उस जानवर को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपना मूर्खतापूर्ण हमला न कर सके। किसने सोचा था कि वह पत्थर फेंकने से मर जाएगा? क्या ये पत्थर हीरो से बने होते हैं? धीरे धीरे टीम को यह एहसास होने लगा कि शायद आथ अपनी रैंक के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। समूह के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हुए आथ जानवरों के आने पर उनमें और भी ज्यादा शामिल होने लगा। उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो रहा था ताकि पहली बार जैसी घटना दोबारा न हो। समस्या का एक हिस्सा उस ग्रह से आने वाले पत्थरों का घनत्व था। बेशक सामग्री और घनत्व उस ग्रह के आधार पर अलग अलग होते थे, इसलिए उन्हें फेंकते समय अपनी ताकत का आदी होने में उसे थोड़ा समय लगता था। अब वह पत्थरों से एक ही वार में जानवरों को नहीं मार रहा था। ऐसे यात्रियों को आगे बढ़ने के लिए लड़ने की आदत डालनी पड़ती है, अकेले जानवर से निपटना उसके लिए गलत होता। इसके अलावा समूह ऐसा करने वाला नहीं लग रहा था। अगर आथ उनसे कहता भी कि वह ऐसे जानवरों को इतनी आसानी से हरा सकता है तो भी वे उसे ऐसा करने नहीं देते।
समूह उसे थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि उनके तर्क उसे खुश कर रहे थे, और यहाँ तक कि पाइक भी आथ को उसकी पत्थर फेंकने की क्षमता के कारण एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखने लगा था। एक बार फिर जानवरों के एक अन्य समूह के साथ मुठभेड़ के बाद वे आराम कर रहे थे, जबकि काले बालों वाली यात्री लड़की उनका इलाज कर रही थी। बैठते ही काले बालों वाली लड़की उसके पास आए और उसे एक छोटी नारंगी गोली दी। कोई बात नहीं, आथ ने उस नेक प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा। मैं बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता हूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं। ये समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है या इसका उस पर क्या असर होना चाहिए। आथ आजकल की बेतरतीब चीज़ें नहीं खाता था। ऐसी चीज़ों के मामले में एक पिशाच का पेट अक्सर नाजुक होता था। सालों तक पिशाच रहने के बाद आथ ऐसे खाने की तलाश में था जो उसे इंसान होने के मुकाबले ज़्यादा तृप्त कर सके, और उसे पहले भी कई मुश्किल दौरों का सामना करना पड़ा था। संक्षेप में, पिशाच का दस्त सबसे अच्छा नहीं था। ठीक है, चलो करते हैं, एंडी ने प्रसन्न स्वर में कहा। हमने आथ की ताकत देखी है और मुझे लगता है कि जब हम उस बूढ़े के साथ होंगे तो वह एक टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि उसे यह मत बताना, हो सकता है कि वह बूढ़ा फिर कभी हमारे साथ यात्रा न करे। मतलब, क्या आपको लगता है कि हम नए इलाके की खोज में जा सकते हैं? पेरिया ने उत्साह से कहा। मैं बार बार एक ही जानवरों से लड़ते लड़ते थक गया था, और असली खजाना तो वहीं है। पाइक उनके साथ एक छोटा सा रूकसाक भी ले जा रहा था, जो जमीन पर रखने पर बड़ा हो जाता था। जब वह खुलता तो उसमें तरह तरह के औजार दिखाई देते। ये तरह तरह के औजार थे जो किसी जानवर को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे पकड़ने के लिए होते थे। जब तक आथ को इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। एंडी ने ये शब्द कहे। उसने अपने मासूम चेहरे और कुत्ते जैसी आंखों से आथ की ओर देखा। जरूर, आथ ने उत्तर दिया। सच कहूं तो इतने कम लोगों की रक्षा के कारण आथ को यह कोई समस्या नहीं लगी। अगर कोई शक्तिशाली जानवर आ जाता तो वह उनसे निपट सकता था, बशर्ते उनका सामना किसी राक्षसी स्तर के जानवर से न हो। शायद जब वह छोटा था तो उसने इन यात्रियों जैसे शक्तिशाली जानवरों से लड़ने के लिए खोजबीन की होगी, लेकिन मजबूत दुश्मनों के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण करने के दिन खत्म हो गए थे। अपना जवाब देते हुए समूह खुश और उत्साहित ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर वह सोचने लगा कि एक यात्री के रूप में जीवन कैसा होगा। जब वह मनुष्य था तो छोटी उम्र से ही उसे बताया गया था कि उसे राजा बनना है। वह लोगों की देखभाल करता था, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए साहसिक कार्यों पर निकल पड़ता था। फिर जब वह दंड देने वालों का मुखिया बना तो उसका काम बहुत सख्त हो गया। अब उसके पास किसी साहसिक कार्य पर जाने का समय नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन कानून की रक्षा और पालन में बिताया था। कितना समय, कितना जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। दोस्त बने भी, दोस्त छूटे भी। उसने किसी को, जो नन्ही सी बच्ची थी, बड़ा होते, बूढ़ा होते और उससे पहले मरते भी देखा था। उसकी जिंदगी उन सभी को गुजरते देखकर चलती रहेगी जिनकी उसे परवाह थी। आखिरकार वह इससे तंग आ गया और उसने हमेशा के लिए सो जाने का फैसला कर लिया। चलो, तैयार हो? एंडी ने पूछा। अब वे सब खड़े हो गए थे। उनकी कमर और पीठ पर कुछ अजीब सी चीजें बंधी हुई थीं। नदी के छोटे से हिस्से को पार करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे मंच बनाए थे जिन पर वे कूदकर पार कर सकते थे। हालांकि आगे बढ़ते हुए अंत में खड़े व्यक्ति को उन्हें उठाना पड़ता था। प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। भले ही पिशाच अपनी तकनीक में अधिक उन्नत थे, आथ को यकीन था कि मनुष्य एक दिन उनकी आबादी बढ़ने के साथ नवाचार करते हुए उनसे आगे निकल जाएंगे। दूसरी ओर पहुंचने पर वे अब एक नई भूमि पर थे, एक नया क्षेत्र जो विभिन्न प्रकार के जानवरों से भरा हुआ था। वे कुछ देर तक घूमते रहे और खोजबीन करते रहे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नदी के उस पार के विपरीत उन्हें अभी तक एक भी जानवर नहीं मिला था। इसलिए समय बिताने के लिए बाकी लोग कुछ बातचीत करना चाहते थे। तो आथ, तुम्हारी पीठ पर यह बड़ी तलवार क्यों है? पेरिया ने पूछा। तुम तो दूर से वार करने वाले हो, तो तलवार क्यों रखते हो और उसे जंजीर से क्यों बांधते हो? उससे तो कुछ काट ही नहीं पाओगे। आथ ने तलवार की मूठ को अपनी पीठ पर कुछ सेकंड तक पकड़े रखा, फिर उसे पीठ से उतारकर एक हाथ से आगे की ओर घुमाया। तलवार का विशाल आकार और वजन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की कलाई तोड़ देगी। मैं तलवार चलाने में ज़्यादा कुशल नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। रही बात जंजीरों की, अगर आपने मुझे कभी इस चीज़ की जंजीरें खोलते हुए देखा तो आपको शायद भागना शुरू कर देना चाहिए। बाकी लोग थोड़ा हंसे, लेकिन कुछ की हंसी थोड़ी घबराहट भरी थी। उन्हें एहसास हुआ कि आथ के साथ सफ़र करने के बाद वह मजाक तो बहुत करता था, लेकिन जब गंभीर होता था तो गंभीरता से बातें करता था, और इस बार भी पिछली बार की तरह उसने बिना मुस्कुराए या हंसे बातें कह दी। और अगर मैं पूछूं कि वह हथियार किस स्तर का था, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वह दानव स्तर का था? पाइक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
बिल्कुल नहीं, आथा मुस्कुराया और बड़ी तलवार वापस अपनी पीठ पर रख ली। ये तो जानवरों का हथियार भी नहीं है। अगर तुम इस चीज़ से उन जानवरों को काटने की कोशिश भी करोगे तो भी तुम उन्हें कुछ खास नहीं कर पाओगे। इस कथन के पिछले कथन के विपरीत होने पर बाकी लोगों को हथियार के बारे में ज़्यादा निश्चिंतता महसूस हुई। नए इलाकों से गुजरते हुए उन्हें अब कोई नदी नहीं दिखी, लेकिन अब तक कोई जानवर भी नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सबसे नज़दीकी पहाड़ पर जाएंगे और वहां पहुंचकर आराम करेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। वे पहले ही काफ़ी समय बिता चुके थे और उन्हें कुछ नहीं मिला था, और शायद अब कोई दूसरा इलाका चुनने का समय आ गया था। पहाड़ के पास पहुंचते ही सबसे आगे पिरिया थी, और जब वह एक कोने से मुड़ी तो तुरंत वापस मुड़ गई और अपनी पीठ पहाड़ की दीवार से टिका ली। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और वह ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी अभी किसी बुरे सपने से जागी हो। प्रिया, तुमने क्या देखा? एंडी ने दौड़ते हुए कहा। बिना आवाज़ किए प्रिया ने अपनी उंगली होठों पर रखी और उसे एक तरफ खींच लिया। वह बाकियों के उसके सामान तक पहुंचने का इंतजार करने लगी, और जब वे पहुंचे तो सब कोने से झांककर उसे देख सकते थे। पहाड़ की तलहटी में एक विशाल किला बनाया गया था। हालांकि यह कोई साधारण किला नहीं था। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री एक कठोर काले पदार्थ की थी। सतहें असमान थीं और उनमें कई उभार और कांटे निकले हुए थे, फिर भी वे मीनारें जैसी संरचनाएं बनाने में सक्षम थे, और सामने एक बड़ा द्वार भी था। ये तो किसी पिशाच अड्डे जैसा लग रहा है। आथा का पहला विचार यही था, इस्तेमाल की गई सामग्री को देखते हुए। हालांकि वे थोड़ी खुरदरी थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे पिशाच पुराने ज़माने में काली सामग्री से अपने महल बनाते थे। आजकल उन्होंने सामग्री को चिकना करने की एक तकनीक खोज ली थी और ईंटों और कांच से भी उतनी ही अच्छी संरचनाएं बना सकते थे। कम से कम आथा ने पिशाच अड्डे की अपनी पिछली यात्रा में जो देखा था उससे तो यही लगता है। क्या मुझे आखिरकार पिशाच प्रतिष्ठान के बाहर पिशाचों का अड्डा मिल गया है? क्या यही इनो छिपा है? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर किसी और के शब्दों ने उसकी सोच बदल दी थी। यह एक दल्की किला है, एंडी ने कहा। हमें वापस लौटना होगा। हमें इस ग्रह पर सभी को सूचित करना होगा कि दल्की ने यहाँ पहले ही एक किला बना लिया है, वरना सब मर सकते हैं। तभी आथा समझ गया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। गेट की दीवारों पर उसे बड़ी बड़ी आकृतियां दिखाई दी जो इंसानों जैसी लग रही थीं। हालांकि वे इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ी और मांसल थीं, और उनके चेहरे और बाहों की बनावट लगभग जानवरों जैसी थी। यह उन लोगों का है जिन्हें दल्की कहा जाता है, पिशाचों का नहीं। उनका आर्किटेक्चर पिशाचों के पुराने तौर तरीकों से इतना मिलता जुलता क्यों दिखता है? आथा उलझन में पड़ गया। अरे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आएगा। पीछे से एक गहरी गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। समझ पाना मुश्किल था कि असल में शब्द क्या थे। सिर घुमाकर उन्होंने देखा, उनके ठीक पीछे एक डालकी खड़ी थी, ऊंची, मुस्कुरा रही थी और अपने तीखे दांत दिखा रही थी। समूह के सबसे पीछे काले बालों वाली शर्मीली मरहम लगाने वाली थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाने ही वाली थी। उसके सामने कूदते हुए एंडी ने अपनी ढाल तैयार कर ली। चिल्लाओ मत, एंडी ने कहा। अगर एक भी हुआ तो हम उससे निपट लेंगे। ये शब्द कहते ही दल्की ने अपना हाथ घुमाया और ढाल जमीन पर गिरकर नष्ट हो गई। वह दो टुकड़ों में कट गई। इस स्थिति से जिंदा बच निकलने की उसकी उम्मीदें अचानक खत्म हो गईं। हम मर चुके हैं, हम सब मर चुके हैं, एंडी ने घबराहट में कांपते और पसीने से तर होकर कहा। पाइक और पिरिया एंडी की तरह कूदने से भी डर रहे थे और डर के मारे जम गए थे। ये तो बोरिंग है, मैंने सोचा था कि कम से कम कुछ मनोरंजन तो करोगे। दल्की ने अपना हाथ बढ़ाकर उस जोड़े की ओर एक और वार किया। उसके हाथ और मजबूत पंजों की वजह से उन्हें लग रहा था कि अब उनका काम तमाम हो गया है, लेकिन उन्हें आथा के लंबे सुनहरे बाल अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों के सामने ही उनका रंग बदलने लगा और काला पड़ने लगा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? एंडी ने आंसू से भरकर घुटनों के बल गिरते हुए कहा। आथा ने एक हाथ से डालकी की कलाई पकड़ रखी थी और हमले को रोक रखा था। मुझे ये लोग पसंद हैं, तो क्या तुम्हें इन्हें अकेला छोड़ने में कोई आपत्ति है? आथा ने कहा। ये क्या हो रहा है? मैंने पहले भी युद्ध में ऐसे ही कीड़ों को कुचला है, तो फिर मैं इस आदमी पर हाथ क्यों नहीं उठा सकता? डालकी ने सोचा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले इंसान ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा था। वो हिला तक नहीं। डालकी ने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। आथा ने अपने दाहिने हाथ से पत्थर सीधे डालकी की छाती में, जहां दिल होता, फेंके। 3 धमाके गोलियों की तरह सुनाई दिए और डालकी की छाती से टुकड़े गिरते दिखाई दिए। लानत है, आथा की क्षमता भी कुछ नहीं कर सकती, पाइक ने कहा, एक पल के लिए उम्मीद करते हुए कि शायद आथा का AAA रैंक ट्रैवलर होना सच हो, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता। वाह, तुम मेरी नई पत्थर फेंकने की तकनीक से बचने वाले पहले इंसान हो, आथा ने कहा और अपनी ही हंसी पर हंसने लगा। हालांकि पीछे वाले नहीं हंस रहे थे। वे कैसे हंसते जब उनकी मौत जल्द ही आनी ही थी।
वह इतना शांत कैसे हो सकता है और डाल्की ने उसे अभी तक क्यों नहीं फेंका? एंडी ने सोचा। उसे सबसे ज्यादा चिंता डाल्की की पीठ पर लगे कांटों की संख्या को लेकर थी। चूंकि वे इस श्रेणी के साहसी दल थे, इसलिए उन्हें कम से कम एक कांटेदार डाल्की से तो निपटना चाहिए था, दो से नहीं। और अगर उन्होंने इस एक का जल्दी से निपटारा नहीं किया तो जल्द ही और भी आएंगे। अपने शरीर पर दल्की ने जानवरों का गियर पहना हुआ था। हालांकि दल्की जानवरों का गियर पहनने के लिए जाने जाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वे जानवरों के गियर को सक्रिय नहीं कर पा रहे थे। यानी ऐसी वस्तुओं को पहनने पर मनुष्यों को जो अतिरिक्त शक्ति मिलती थी और साथ ही सक्रिय कौशल भी दल्की के लिए संभव नहीं थे। इसलिए उन्होंने केवल सुरक्षा के रूप में जानवरों का गियर पहना था। तुमने मेरे पत्थर रोक लिए, अब देखते हैं इसे कितनी अच्छी तरह रोकते हो। डल्की को कलाई से पकड़कर आथ ने उसे इस तरह हिलाया कि उसकी पीठ अब पहाड़ की ओर हो गई। फिर बिना रुके उसने अपनी दूसरी मुक्का पूरी ताकत से मारा। उसके पेट पर वार किया। डल्की इतना लंबा था कि आथा उसके सिर पर वार नहीं कर सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डल्की पहाड़ से टकरा गया था और कुछ इंच गहराई में चला गया था, जिससे उसके पीछे एक बड़ा गड्ढा बन गया था। जल्द ही उसे हरा खून खांसने लगा और ऐसा लगा कि वह अभी भी जीवित है। मुझे लगता है कि मैं सही था कि कौन अधिक शक्तिशाली है, 3 नुकीली डाल्की या अर्धदेव स्तर का जानवर? आथ ने प्रभावित होकर कहा। क्या कर रहे हो आथ? एंडी चिल्लाया। तुम्हें इसे अभी मारना होगा जब तक ये कमज़ोर है। आथ एंडी की बातों से हैरान था। जब वह अभी भी कमज़ोर है तो उसका क्या मतलब था? उसे अभी अभी चोट लगी थी, तो जाहिर है कि वह अचानक इतना मजबूत तो नहीं हो जाएगा। डाल्की के बारे में जानकारी न होना आथ की एक बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने पहाड़ी दीवार में दल्की की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो वह वहां नहीं थी और उसके स्थान पर उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया, जिससे वह उड़कर दूर चला गया। नहीं, प्रिया चीखी। आथ, उसने अपनी सारी सतर्कता कम कर दी। वही हमारी एकमात्र उम्मीद था। एक ऐसे आदमी को जिसने जानवरों से कोई खास सुरक्षा कवच नहीं पहना था, इस तरह मारा जाता देख किसी ने नहीं सोचा था कि वह बच पाएगा। यह अफसोस की बात है कि वह दिलचस्प चीज़ इतनी जल्दी गायब हो गई, डल्की ने कहा जबकि उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उसे लगा कि उसका पैर किसी चीज़ में धंस गया है और वह ज़मीन पर गिर गया है। डल्की को नीचे सिर्फ परछाइयाँ ही दिखाई दे रही थीं। क्या हुआ? पेरिया ने पूछा। डाल्की हमारे सामने थी और अब चली गई। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक वस्तु को उड़ते हुए देखा और एक बार फिर पहाड़ से टकराया। जब धूल जमी तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उस दिशा में चल रहा है जहां आथ को टक्कर लगी थी, और वह कोई और नहीं बल्कि आथ ही था। अपने दोनों हाथों से उसने दल्की के हाथ पकड़े हुए थे। वे दल्की के शरीर से अलग हो गए थे। बहुत दर्द हो रहा है, आथ ने कहा, हालांकि आगे चलते हुए वह ठीक लग रहा था। शैडो सिंक। एक बार फिर डाल्की के पैर के नीचे एक परछाई और आथ के सिर के ऊपर एक परछाई दिखाई दी, जिससे डाल्की जमीन पर गिर गया। उसका हाथ छूट जाने के बावजूद वह जिंदा था। गिरते हुए उसने आथ को लात मारने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था और हमले से बच गया। उछलकर वह अब डाल्की से ऊंचा था। गर्दन और सिर के बीच पैर पटकते हुए वे दोनों जमीन पर गिर पड़े और एक गोल वस्तु लुढ़कती हुई दूसरों की ओर आती दिखाई दी। डाल्की, 2 नुकीली डाल्की मारी गई। पाइक ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सचमुच मर चुकी है, उसने भाले से उसके सिर पर वार किया और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया ताकि कहीं सिर उस पर हमला न कर दे। हरा खून पूरे फर्श पर और जहां वे लड़ रहे थे वहां बिखरा हुआ था, और इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर रखी तलवार पर भी थोड़ा सा खून लग गया था। वह हल्का सा हिलने लगा मानो जिंदा हो। ये खून भी काम करता है, आथ ने कहा। मैंने वादा किया था कि मैं इससे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन शायद मैं इसकी जगह इसका इस्तेमाल कर सकूं। जब सब जश्न मनाने में व्यस्त थे, एंडी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। वह जल्दी से उठा और किले को देखने गया और सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे डर था। गेट की दीवार पर खड़े पहरेदार कुछ बातचीत कर रहे थे और उनमें से कुछ पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से कितने किले में हैं? आथ ने पूछा। पता नहीं, किला ज्यादा बड़ा नहीं है, तो शायद 15 के आसपास होंगे, एंडी ने जवाब दिया। हमें जल्दी से आश्रय स्थल पर वापस जाना होगा और ब्री परिवार से मदद मांगनी होगी। हम इन सब का अकेले सामना नहीं कर सकते, वरना सब मर सकते हैं। 15, अगर वे सभी इस आदमी की तरह मजबूत हैं तो वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उनमें एक स्पाइक वाले अधिकाम हैं। इसके अलावा शायद मुझे इसे सुरक्षित रूप से उपयोग करना चाहिए। तलवार पीठ से उतारते ही उसकी तलवार से जंजीरें खुलने लगीं और जमीन पर गिर गईं, जो बाद में एक अजीब सी परछाई में बदल गईं। जल्द ही आथ के पूरे शरीर पर एक परछाई दिखाई देने लगी, और जब वह गायब हुई तो उसकी जगह एक लाल और काले रंग का कवच दिखाई देने लगा। याद है मैंने क्या कहा था, जब इस चीज की जंजीरें खुल जाएंगी तुम गंभीर नहीं हो सकते, पाइक चिल्लाया। अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम मर जाओगे, अगर तुम रुकोगे तो मर जाओगे, आथ ने जवाब दिया।
उसने अपनी तलवार से डाल्की के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। जल्द ही तलवार का बीच वाला हिस्सा धीरे धीरे हरे खून से चमकने लगा, मानो हथियार उसे निगल रहा हो। उसकी बात सुनो, मुझे यकीन है कि आर्थर के पास भागने की योजना है, एंडी ने कहा जैसे ही वह दूसरों के सामने भागा, और जल्द ही वे भी उसके पीछे हो लिए। एंडी यह बात किसी आधार पर नहीं कह रहा था, उसने आर्थर को डाल्की को हराने के लिए उस पर अपनी अजीबोगरीब छाया क्षमता का इस्तेमाल करते देखा था। और ये देखकर कि यह क्या कर सकता है, वह सोच रहा था कि क्या आर्थर बस उन्हें रोकने और बाद में भागने की योजना बना रहा था। मैं आर्थर से वादा करता हूँ, हम इसकी रिपोर्ट करेंगे और जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास वापस आएंगे, एंडी ने सोचा, और जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। जब आर्थर की तलवार को अंततः ऊर्जा दी गई तो वह तैयार थी। मुझे आपका उपयोग किए हुए काफ़ी समय हो गया है। एंडी अपने समूह के बाकी सदस्यों के साथ जितनी जल्दी हो सके आश्रय स्थल पर वापस पहुंच गया था। वे हाँफ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी से वे जल्द ही बेहोश हो जाएंगे। फिर भी एंडी ने बाकियों से ज़्यादा जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, मानो उसकी ज़िंदगी उसी पर निर्भर हो। बेशक पूरे समूह के पास जिम्मेदार लोगों को बताने के लिए एक ज़रूरी खबर थी। एक यात्री समूह के रूप में अपनी ऊंची हैसियत के कारण आश्रय में मौजूद लोग अपने समूह की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे, और वे क्या कहना चाहते थे ये भी। एंडी और बाकी लोग कई बार नए पकड़े गए जानवरों और नए इलाकों की जानकारी लेकर वापस आ चुके थे और वे काफ़ी मशहूर हो गए थे। ऐसे बहुत कम अकेले यात्रा करने वाले समूह थे जो उनके जैसे उच्च पदस्थ गुट से न जुड़े हों। बेशक इसका मतलब ये था कि अब जो जानकारी वे दे रहे थे वह विश्वसनीय थी। ब्री परिवार के स्वामित्व वाले हर आश्रय गृह में ब्री परिवार के कुछ सदस्यों को पीछे छोड़ दिया जाता था और यही लोग आश्रय गृह के प्रभारी होते थे। ये जानकारी मिलने के बाद मैक्स नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी बेहद चिंतित हो गया। वह अपने अंगूठे के नाखून के ऊपरी हिस्से को चबा रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल बुरे वक्त पर हुआ होगा, मैक्स ने शिकायत की। उसके हाथ में किसी तरह का टैबलेट था और ऐसा लग रहा था कि वो भी परिवार के किसी ऊपरी सदस्य से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न तो किस्मत ने साथ दिया और न ही कोई जवाब। मोना और बाकी लोग किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। मैं उनसे संपर्क करने और एक संदेश छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे जल्दी जवाब देंगे। प्लीज़, हमारा दोस्त आर्थर, वो अभी भी पीछे रह गया है, एंडी ने विनती की। क्या हम यहाँ से एक ग्रुप भेजकर उस जगह का मुआयना नहीं कर सकते? हमें दूसरों को डराना नहीं चाहिए, मैक्स ने कहा। यह एक छोटी सी गलती थी, हमें नहीं पता था कि यह ग्रह डाल्की का है और हम लोगों को भी डराना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम उनकी सेनाओं पर एक नज़र डालें, फिर सभी को इस ग्रह से सुरक्षित निकालने के लिए बातचीत करने की कोशिश करें। याद रखें कि हम अभी भी डाल्की के साथ एक संधि में हैं, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि वे हमारी बात मानेंगे। जहाँ तक तुम्हारे दोस्त की बात है, तुमने कहा था कि उसे खोज लिया गया है, कि तुम पहले ही एक दिल्की के संपर्क में आ चुके हो। अगर उसने उनमें से किसी एक को मार दिया है तो मैं उन्हें उसे भागने नहीं देना चाहता। अगर वह अभी भी जिंदा है तो भी इस मामले को निपटाने के लिए वे उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। सबसे अच्छी बात यही है कि सबसे बुरे के लिए तैयार रहो। बहुत संभव है कि वह हमें छोड़कर चला गया हो, लेकिन उसके बलिदान ने न सिर्फ तुम्हारी बल्कि इस आश्रय में रहने वाले सभी लोगों की जान बचाई होगी। यद्यपि एंडी को पता था कि संभावनाएं बहुत कम हैं, फिर भी यह शून्य नहीं थी। जैसा कि मैक्स ने कहा था, उसने ब्री परिवार के कुछ सदस्यों को एक स्काउट टीम के साथ आमंत्रित किया था। इन लोगों के पास ऐसी क्षमताएं थीं जिनका इस्तेमाल वे चुपके से घूमने के लिए करते थे। अद्भुत श्रवण शक्ति, अदृश्यता, मौन ध्वनि वगैरह। उनका लक्ष्य ये देखना था कि दल की सेना कितनी मजबूत है। मोना से संपर्क करने के बाद वे उतनी ही ताकत के साथ वापस लौटेंगे और दल की किले से बातचीत करेंगे। चूंकि दल की उनसे बात करने में माहिर नहीं थे, इसलिए उन्हें कई बार किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता था। अतीत में जब सभी समूह एक होते थे तो इसकी सूचना सेना को दी जाती थी और वे स्वयं दिल्की के साथ संचार अनुरोध भेजते थे, लेकिन अब सभी अलग अलग होने के कारण चीजें थोड़ी व्यस्त हो गई हैं। एंडी का बाकी ग्रुप पीछे रह गया। एंडी खुद उनके साथ जाने पर अड़ा रहा। आर्थर ने उसकी और उसके दोस्तों की जान बचाई थी। कम से कम वह उसका शरीर उनके पास वापस तो ला सकता था। आर्थर ताकतवर था और शायद वह अपनी ताकत का बखान नहीं कर रहा था, लेकिन सभी डाल्की से मुकाबला करना नामुमकिन लग रहा था। उसे बस उम्मीद थी कि उसके पास भागने की कोई योजना होगी। नदी तक पहुंचने तक वाहनों से यात्रा करते हुए वे जल्द ही नीचे उतर गए और पहाड़ की ओर चल पड़े। एंडी की बदौलत उन्हें वह सटीक जगह जल्दी मिल गई जहां दिल्की किला दिखाई दे रहा था। जिनके पास खुद को गुप्त रखने की बेहतरीन क्षमताएं नहीं थीं, वे पहाड़ से कुछ दूरी पर इंतजार करते रहे, जबकि दो लोग अदृश्यता की क्षमता के साथ अंदर गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वे वापस लौट आए। हालांकि वापस लौटते समय वे शांत दिख रहे थे, जो मानवता के सबसे बड़े दुश्मन को देखकर कोई उम्मीद नहीं कर सकता।
लेकिन साथ ही उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव भी थे। क्या ये सचमुच एक डाल की आश्रय स्थल है जैसा कि एंडी ने बताया था? मैक्स ने पूछा। दोनों व्यक्तियों ने सिर हिलाया लेकिन एक दूसरे की ओर देखते रहे। लेकिन सर, इसमें और भी कुछ है, इसे समझाना बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि आपको स्वयं आकर देखना चाहिए। क्या हमारे लिए ऐसा करना सुरक्षित है? मैक्स ने पूछा। वह पूरी बात से उलझन में पड़ गया। ये पुष्टि होने के बाद कि उनके लिए आगे बढ़ना सुरक्षित है, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे आने वाली किसी भी चीज़ को लेकर अभी भी थोड़ा सतर्क थे। फिर वे आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां एंडी ने आथा को छोड़ा था। मैक्स अब झुका हुआ नहीं था, वह सीधा खड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एक पैर दूसरे के सामने रख रहा था। वह जो देख रहा था उस पर अविश्वास में था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब क्या है? यहाँ क्या हुआ? मैक्स ने पूछा। बीच में खड़े होकर देखा तो जमीन पर शरीर के अंग, भारी मात्रा में हरा खून बिखरा हुआ था, लेकिन वे किसी इंसान के अंग नहीं थे। वे सब डाल्की के थे। अपने पैरों की ओर देखते हुए मैक्स एक बड़े क्रिएटर में था, जहां ऐसा लग रहा था जैसे किसी डाल्की के अंग किसी चीज से फट गए हों और उसकी आंतें जमीन पर लटकी हुई थीं। क्या आथ एक इंसान ये सब कर पाया? एंडी ने सोचा और सांस फूलने लगी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी के पास इतनी बड़ी शक्ति होगी। जमीन पर पड़े दल्की एक ही नुकीली दल्की लग रहे थे। लगभग 7 दल्की मृत थे। कम से कम शरीर के अंगों को मिलाकर तो यही पता चल रहा था कि वे कितने दल्की ढूंढ पाए। इसके तुरंत बाद उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और तभी उनकी नज़र किले पर पड़ी। सचमुच, एंडी ने सोचा, यहाँ तक कि मजबूत किला भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा, क्योंकि मीनारें ध्वस्त हो चुकी थीं और दरवाज़ा तोड़ दिया गया था। जैसे जैसे वे नज़दीक पहुंच रहे थे, सतर्कता कम होती जा रही थी। साफ था कि जो भी यहाँ आया था उसने आखिरी डाल्की तक को मार डाला था। और यह सच था। किले में सभी दल्की मृत पाए गए, जिनमें 2 और नुकीली दल्की भी शामिल थीं। क्या तुम सच कह रहे हो एंडी? जब तुम अपने दोस्त को छोड़कर गए थे तो वह यहाँ अकेला व्यक्ति था? मैक्स ने पूछा। हाँ, हम एक डाल्की से लड़ रहे थे और वह उसे हराने में कामयाब रहा था, लेकिन एंडी को भी यकीन नहीं था कि आथा ऐसा कर सकता है। दोनों स्पाइक डाल्की को वह ताकतवर समझता था और आथा ने उसे पूरी तरह से पराजित नहीं किया था। हालांकि उनमें एक अंतर था। आथा ने उस अजीब तलवार की जंजीर तब खोली थी जब उसे पता था कि और भी तलवारें आने वाली हैं। क्या उस अजीब तलवार के इस्तेमाल से वह इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था? क्या इसी वजह से यह सारा नुकसान हुआ था? हमें जांच करनी होगी, मैक्स ने कहा। पता लगाओ कि क्या इसमें कोई और भी शामिल था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह किसी एक इंसान का काम है। ये भी सुनिश्चित करो कि अब से ट्रैवलर्स सिर्फ आश्रय स्थल के पास के सुरक्षित क्षेत्रों में ही शिकार करें। इस बात की हमेशा संभावना रहती है कि अगर दल्की को लगता कि यह उनके लिए उपयुक्त है, तो वे इस ग्रह पर कई किले बना सकते थे। कोई और इंसान नहीं। खुद उस दृश्य को देखने के बाद एंडी समझ गया कि इन सभी की हत्या एक ही तरह से हुई थी। उसे यकीन था कि यह सब एक ही इंसान का काम था। एक अनजान इंसान जो AAA की रैंकिंग से ऊपर था। लगता है तुम सच कह रहे थे। कोई सोच सकता है कि दल्की किले से छुटकारा पाना अच्छी बात है, लेकिन जब इंसान किसी किले को देखते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर हमला नहीं करना चाहिए। उन्हें वापस रिपोर्ट करना होता है। जानवरों के सौरमंडल का आधा हिस्सा दल्की ने पहले ही जीत लिया था और कुछ ग्रह बचे थे जिन पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया था। बेशक, बिना ये जाने कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, ये बताना मुश्किल था कि कौन से अज्ञात ग्रहों पर अब दावा किया जा रहा है और कई बार इससे टकराव भी हो सकता था। दोनों पक्षों में बीच बीच में छोटी मोटी झड़पें होना ठीक था। हालांकि यह अलग था। इससे पहले कभी भी इस तरह पूरा किला नष्ट नहीं हुआ था। मैक्स को यकीन था कि डाल्की को इसकी भनक लग जाएगी और जब उन्हें पता चलेगा तो वे इसे युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण था कि वह ये पता लगाने की कोशिश में अड़े हुए थे कि आखिर कौन सा गुट या व्यक्ति इतना मूर्ख था कि वह दल्की किले से छुटकारा पा सके। सौरमंडल के सबसे खतरनाक ग्रहों में से एक पर यह एक झुलसाने वाला गर्म दिन था, लेकिन आमतौर पर ऐसा ही होता था क्योंकि इस ग्रह पर केवल 4 अलग अलग प्रकार के मौसम होते थे। गर्म, बहुत गर्म, भारी बारिश या गर्म और बारिश। यह आश्रय जंगल के बीचों बीच बना था और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा था, लेकिन ये किसी आम आश्रय जैसा नहीं था। वे बड़े पेड़ों का इस्तेमाल करके ज़मीन से ऊंचे घरों और दुकानों से भरे चबूतरे बना पाए। इन सभी चबूतरों को जोड़ने के लिए उन्होंने पुलों का इस्तेमाल किया। इस सब का नेतृत्व रूबी नाम की एक अधेड़ महिला कर रही थी। वह उस समय सबसे ऊंचे मंच पर रह रही थी जहां से वह पूरे आश्रय को नीचे से देख सकती थी। मूल रूप से इस ग्रह को एक नारंगी पोर्टल ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन बाद में इसे लाल रंग में बदल दिया गया। वहां के लोगों को लगा कि सेना ने उन्हें छोड़ दिया है। हालांकि गृहयुद्ध शुरू होने के बाद से द्वार का उपयोग अनियमित हो गया था और वहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। पहले वहां स्वागत, खैर, अप्रिय होता था।
जो भी वहां आता, भालों से भरी एक सेना उसका स्वागत करती, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो युद्ध से भयभीत, घायल लग रहे थे। ऐसे लोगों को देखकर वे उन्हें आश्रय में रहने की इजाज़त दिए बिना नहीं रह सके। तो तब से आश्रय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और रूबी नीचे से यही देख रही थी। आश्रय में हुए सुधार। पहले इन्हें 5वीं श्रेणी का आश्रय माना जाता था, सबसे निचले स्तर का, लेकिन अब इतने सारे सुधारों के साथ वे तेजी से बेहतर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही तीसरी श्रेणी में पहुंच जाएंगे। अब वे निश्चित रूप से इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें दूसरे दर्जे का आश्रय माना जा सकता था। बस एक ही चीज़ उन्हें निराश कर रही थी, वह थी उनके मौजूदा उपकरण और आश्रय में इस्तेमाल होने वाली तकनीक। उनके पास बस पुराने उपकरण बचे थे, या जो वे नए सिरे से बना सकते थे। दूसरे ग्रहों के लिए खुले न होने के कारण वे दूसरे आश्रयों के साथ व्यापार करने में असमर्थ थे। हालांकि रूबी को ऐसा करने से मना कर दिया गया था, जब तक कि वह किसी खास व्यक्ति से सलाह न ले ले। वह मुड़कर उस विशाल इमारत की ओर चल पड़ी जो उस चबूतरे पर बनी थी जिस पर वह खड़ी थी। चबूतरे पर यही एक इमारत थी और उसके ठीक सामने धूप सेंकते हुए एक आकृति खड़ी थी। आथर, तुम कब लौटोगे? रूबी ने उस आकृति को देखते हुए और उसके शरीर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। वह आकृति बिल्कुल एक असली इंसान जैसी लग रही थी और महसूस भी हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह आथा नहीं है। आथा के जाने से पहले वह उन्हें असहाय नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपनी एक और परछाई बनाते देखा था। जाहिर है, अगर कोई जानवर का हमला होता जिसे वे संभाल नहीं पाते, तो उसकी अपनी परछाई उसे संभाल लेती, और अगर परछाई नहीं संभाल पाती तो वह जब चाहे तब वहां जा सकता था। काश तुम यहाँ होते, उसने जमीन की ओर देखते हुए खुद से कहा। मैं यहाँ हूँ, एक आवाज ने कहा, जैसे ही शरीर से परछाइयाँ निकलती दिखीं, और आथा पसीने से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ा। रूबी का चेहरा लाल हो गया था, उसे पता था कि अब वह असली आथा ही है जिससे वह बात कर रही थी, क्योंकि क्लोन बोल नहीं पा रहा था। उसे अपनी शर्मिंदगी तुरंत दूर करनी पड़ी, क्योंकि वह समझ सकती थी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। क्या इस ग्रह पर हमेशा इतनी धूप रहती है? आथा ने कहा, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह फर्श पर गिर पड़ा। अगली बार जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे ऊपर लकड़ी से बनी एक देहाती सी छत दिखाई दी। ज्यादातर घर मिट्टी और लकड़ी के मिश्रण से बने होते थे। धीरे धीरे उठते हुए आथा को याद आ रहा था कि क्या हुआ था। उन डाल्की के साथ लड़ाई मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा कठिन थी, फिर भी मैं उन सभी से छुटकारा पाने में कामयाब रहा। लेकिन मानव जाति तो इस पूरे समय उनसे जूझती रही है। वे कैसे बच गए? उनमें से कितने इतने मजबूत हैं? उसके स्वाभाविक राजा और नेता जैसी प्रवृत्ति जागृत हो रही थी, क्योंकि वह पहले से ही अपने दिमाग में योजना बना रहा था कि उसे क्या जानना है और क्या करना सबसे अच्छा कदम होगा, लेकिन उसने जल्द ही खुद को रोक लिया। अब यह मेरा काम नहीं है। उस लड़ाई के बारे में सोचते हुए उसकी अस्थिर हालत की वजह लड़ाई नहीं, बल्कि उस इच्छा का विरोध था। आथा इंसानों के खून का विरोध करने का आदी था। उसने बहुत पहले ही खुद पर काबू रखना सीख लिया था, और इसी वजह से उसने खुद को खून की क्षमताओं का इस्तेमाल करने से रोक लिया था। एक पिशाच जितना ज्यादा रक्त शक्तियों का इस्तेमाल करता, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती, और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना जरूरी होता। हालांकि लड़ाई के दौरान आथा को किसी और चीज का प्रतिरोध करना पड़ा, वह था हरा रक्त। उसे यह अजीब लगा कि डाल्की का खून उसके रक्त शस्त्र को शक्ति दे रहा था। चूंकि रक्त शस्त्र पिशाचों के अंदर मौजूद रक्त क्रिस्टल से बनते थे, इसलिए उन्हें सक्रिय करने के लिए एक चीज की जरूरत थी, मानव रक्त। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हरे खून का असर और भी ज्यादा होगा, और उसकी गंध भी ज्यादा मनमोहक होगी। आखिरकार लड़ते हुए हरे खून का स्वाद न चखने की वजह से ही आथा सबसे ज्यादा थक गया था। जब रूबी लौटी तो उसने आथा को ग्रहों और आश्रयों की स्थिति के बारे में जानकारी दे दी थी। उसने ये पूछने से परहेज किया कि वह इस दौरान क्या कर रहा था। वह समझ सकता था कि वह क्या सोच रही थी। आश्रय के भविष्य को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह अभी इस बात पर सहमत नहीं था कि वे ग्रह को दूसरों के लिए खोल दें। ऐसा करने से पहले मुझे बस एक हफ्ते का समय दो, आथा ने जवाब दिया। मुझे अभी भी कुछ जांच करनी है। जिस ग्रह पर वे थे वही ग्रह आथा और दंडक थे, जहां वे भूमिगत रहना पसंद करते थे और परिषद और उसकी सभी परेशानियों से दूर रहना चाहते थे। वह नहीं चाहता था कि नए लोग उसके इस पवित्र स्थान की खोज में आएं, और इसके कई कारण थे। इसलिए उस जगह को खोलने से पहले उसने सोचा कि वह वहां जाकर देखेगा कि क्या उसे कुछ मिल सकता है। उसके लोगों के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में कोई सुराग एक बार फिर। अगर कुछ लोग वहां घुसने की कोशिश करेंगे तो वह कुछ उपाय भी करेगा, और वह हमेशा कुछ लोगों को पहरेदारों के रूप में तैनात कर सकता है। आश्रय ग्रह के लोग उसके प्रति बहुत वफादार थे, क्योंकि उसने उनके लिए बहुत कुछ किया था। भूमिगत शहर में प्रवेश करते ही भावनाओं और यादों की एक लहर उस पर छा गई। उसने वहां से जाने के बाद से इस जगह को ठीक से नहीं खोजा था, मानो वह इससे बच रहा हो। वहां काले पदार्थ से बने कई टूटे हुए घर थे, लेकिन वह काला टावर मजबूती से खड़ा नीले क्रिस्टलों से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था।
आर्थर ने उस इलाके को खूब खोजा, लेकिन पहले की तरह वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चल सके कि क्या हुआ था। किसी लड़ाई के निशान के अलावा यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में एक नोट, एक किताब, एक आलाप। क्या कुछ भी पीछे नहीं छूट गया? बेशक यह इतना आसान नहीं होगा। मीनार की ओर बढ़ते हुए उसे लगा कि शायद मीनार में ही कुछ है। तभी जब वह सामने के खुले क्षेत्र में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र एक आश्चर्यजनक चीज पर पड़ी। जिस मीनार से वह कभी बाहर निकला था उसी से दो लोग बाहर निकल रहे थे। दो लोग सही शब्द नहीं था, क्योंकि वह उनके अजगर जैसे चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ था कि वे क्या हैं, क्योंकि उसने अभी अभी उनमें से एक झुंड से लड़ाई की थी। डाल्की, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये डाल्की भी उनसे थोड़े अलग दिख रहे थे जिनका उसने सामना किया था, क्योंकि दोनों की पीठ पर छोटे छोटे पंख निकले हुए थे जो दूसरे डाल्की में नहीं थे, और उनमें 3 कांटे भी थे। किले में आर्थर ने जिस सबसे ऊंचे दल्की से लड़ाई लड़ी वह 2 नुकीली दल्की थी। यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी। टावर से बाहर निकलते ही वे बस एक तरफ जाकर सीधे खड़े हो गए। उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, और वे उन लोगों की तरह बेकाबू भी नहीं थे जिनका उसने सामना किया था। वे वहीं ऐसे खड़े रहे मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। तभी आर्थर को कदमों की आहट सुनाई दी। एक और व्यक्ति भी मीनार से बाहर आ रहा था। ये कदम दल्कियों से काफी हल्के थे, जिससे वह व्यक्ति छोटा, एक सामान्य आकार का इंसान लग रहा था। नहीं, किसी भी इंसान को इस जगह या टावर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, आर्थर ने सोचा। क्या आश्चर्य है, मीनार के अंदर से आवाज आई। मैं तुम्हें नींद से जगाने की उम्मीद में इतनी दूर आई थी, और फिर देखती हूं कि तुम तो जाग ही गए हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मीनार से बाहर निकलूंगी और तुम खुद यहाँ लौट आओगे। मुझे उम्मीद है कि इससे हम दोनों का रिश्ता खराब नहीं होगा। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, आर्थर। शापित जहाज के अंदर क्विन राक्षसी श्रेणी के जानवर के महाशिकार की तैयारी कर रहा था। सच कहूं तो वह नेताओं की मेज पर और भी सवाल पूछना चाहता था। वे सारे सवाल जो उसे स्कूल में पढ़ते समय पूछे जाते थे, वे बातें जो उसे समझ नहीं आती थीं, वह पुआल से पहले ही पूछ चुका था, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था, ये सोचकर कि उन्होंने जो किया है उससे बेहतर तरीका जरूर होगा। क्विन ये पूछने के लिए थोड़ा बेताब था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि अब कोई बेहतर तरीका भी है या नहीं। लेकिन नेतागण राक्षस स्तर की तलाश में बड़ी जल्दी में लग रहे थे। अगर क्विन ने सवाल पूछने पर भी जोर दिया होता तो उनके पास उसे सही जवाब देने का समय नहीं होता। जहाज के अंदर क्विन को अब उस गुट के 30 सदस्यों को चुनना था जो उसके साथ शिकार पर जाएंगे। हालांकि उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि जहाज की सुरक्षा के लिए कम से कम एक पर्याप्त व्यक्ति मौजूद हो। आखिरकार जहाज तो पीछे छूट ही जाएगा, बाकी सभी समूह अपने लोगों से भरे होंगे, और जिस ग्रह पर एक राक्षसी स्तर का जानवर है वहां एक और उच्च श्रेणी का जानवर भी जरूर होगा। आमतौर पर ऐसी स्थिति में क्विन पीटर को चुनता, लेकिन पीटर अब उनके साथ नहीं था। मरा नहीं था, बस शापित जहाज पर नहीं था। वह पिशाचों की दुनिया में चिकित्सा में व्यस्त था। यही एक और बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। अगर क्विन पर निर्भर होता तो वह कास के लौटने का इंतजार करना चाहता था। वह दूसरों के साथ क्या हो रहा है इस बारे में चिंतित था और अपडेट का इंतजार करना चाहता था, लेकिन वह बहुत देर कर रही थी। इसके अलावा ऐसा महसूस हुआ कि यह ऐसी चीज़ है जिसका हिस्सा उन्हें होना चाहिए। मैं पीछे रहूंगी, लिंडा ने कहा। मैं जल्दी से किसी एक टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके वेविल को परजीवियों से छुड़ा सकती हूँ। अगर मैं उसे साथ ले आऊं तो हमारे पास जहाज की रक्षा के लिए पर्याप्त मजबूत बल होगा। लिंडा निश्चित रूप से पीटर की जगह लेने के लिए एक अच्छी जगह थी। वह काफ़ी मजबूत थी, लेकिन शायद पीटर से थोड़ी कमज़ोर भी। उसके पास अभी भी विकसित होने का विकल्प था, और क्विन को वापस लौटने पर इस पर विचार करना होगा। उसके पास अपने नए शरीर के अभ्यस्त होने के लिए पर्याप्त समय था, और उसे अब तक अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए था। किसी कारण से क्विन को यह महसूस हो रहा था, शायद यह उस अचानक मिले मिशन की वजह से था जो उससे पहले मिला था, लेकिन उसे लग रहा था कि वे जल्द ही पिशाच की दुनिया में लौट जाएंगे, और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी इसके लिए तैयार हों। अब चूंकि लिंडा एक पिशाच उपवर्ग है, इसलिए उसे भी साथ लाना होगा। वे जहाज के मुख्य हॉल में खड़े थे जो बाकी सभी कमरों से जुड़ा हुआ था, और क्विन ने सबको इकट्ठा होने के लिए कहा था ताकि वह चुन सके कि किसे अपने साथ लाना है। जब सैम पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई खबर है। क्विन, कुछ लोग तुम्हें देखने आए हैं, सैम ने कहा। उसके पीछे पीछे 3 लड़कियां आ रही थीं, अलग अलग कद काठी की, और उनके पीछे 2 और लड़कियां। क्विन ने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया था, क्योंकि वे सभी उस लड़ाई में मौजूद थीं। उन्हें देखकर क्विन को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। चिंता मत करो क्विन, वे यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, सैम ने कहा। हेलेन ने कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे लिए परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रहीं। ये सही था। हेलेन और उसकी 2 बहनें आइवी और पीच ही वहां पहुंची थीं, और उनके बगल में रिपोर्टर वॉयड और बोनी भी थे।
नेताओं ने कहा कि शिकार के बाद तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने इरादे साफ कर देना चाहती थी। हेलेन ने आगे कहा, डेज़ी समूह के हम लोग आपके अधीन जाना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे अधीन दूसरे गुटों की यह इच्छा न हो और हम उनसे बात करेंगे, लेकिन डेज़ी के सभी सदस्य शापित गुट में शामिल होना चाहते हैं। तीनों लड़कियों ने सम्मान में झुककर प्रणाम किया। ये देखकर क्विन थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों किसी अन्य परिवार में शामिल क्यों नहीं हो जाते? क्विन ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगी, हेलेन ने कहा। मैं चाहती हूं कि तुम हम तीनों को चुनो। इसकी एक वजह यह है कि हम तुम्हारे साथ इस शिकार पर जाएं। ये शिकार दुनिया बदल देने वाली घटना हो सकती है और हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इसीलिए हमने शीर्ष पर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की थी। दूसरी वजह यह है कि तुम वह लड़ाई जीत गए, तुमने उन लोगों को हरा दिया जिन्हें हम हरा नहीं पाए। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे नीचे जाना सही है। हमने इतने लंबे समय तक दूसरे परिवारों से अलग रहने का फैसला किसी वजह से किया था। हम कभी किसी के अधीन नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम कम से कम उन लोगों के अधीन रहें जो इसके ज़्यादा हकदार हैं। इसके अलावा मुझे हमेशा से ही वंचितों की कहानी पसंद रही है और मैं शर्त लगाता हूं कि तुम वही बनोगे। सैम फिर पास आया और क्विन के कान में फुसफुसाते हुए उसे बताया कि उसके हिसाब से वे टीम के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे। क्विन ने देखा कि बात करते हुए उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और वह सामान्य से ज़्यादा उत्साहित भी लग रहा था। मुझे मत बताना कि तुम उनके प्यार में पड़ गए हो, क्विन ने पलटकर पूछा। मुझे पता था कि नेट ऐसा ही है, लेकिन तुम भी। सैम ने लड़कियों की ओर देखा और वह उनकी सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। क्विन, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जान लो कि मैंने जो कुछ कहा वह सच था। सैम ने खुद को और अधिक पेशेवर दिखाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। सब ठीक हो जाएगा, क्विन ने कहा, लेकिन शापित लोगों के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि अभी तुम बाहरी हो और बस हमारी मदद कर रहे हो। तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। क्विन, बोनी चिल्लाए, क्या तुम हमें भी साथ ला सकते हो? मुझे पता है कि हमें इसे फिल्माने की अनुमति नहीं है, जैसा कि दूसरे नेताओं ने अनुरोध किया है, लेकिन जैसा उसने कहा, ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है और मुझे लगता है कि हम इस मौके को नहीं गंवा सकते जब हम सबको फिर से साथ काम करते देखेंगे। चिंता मत करो, तुम्हें हमारी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फैसला है, लेकिन हम तुम्हारे 30वें दशक का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसा करके हम तुम्हारे बारे में एक अच्छी रिपोर्ट लिखने का वादा करते हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ दफन होने के बाद क्विन के लिए ना कहना मुश्किल हो रहा था और वह ये तय करने में जूझ रहा था कि अपने साथ किसे ले जाए। आखिरकार यह एक राक्षसी शिकार था, एक ऐसी जगह जहां कोई भी अपनी जान गंवा सकता था। लेकिन अंततः उसने अपना निर्णय ले लिया। ये उन लोगों के नाम हैं जो जानवरों के शिकार पर जाएंगे। क्विन जोर से चिल्लाया। क्विन, सिल, फैक्स, नेट, डेनिस, सैम, पॉल और मेगन। क्विन बोडेन को भी साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने सुझाव दिया था कि उसके लिए यहीं रहकर बच्चों की देखभाल करना बेहतर होगा, खासकर जब से पीटर चला गया है। आश्रय में रहने वालों के कुछ और नाम पड़े गए, जो उन ग्रहों के मिश्रण से बने अपने समूह के सबसे ताकतवर थे जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। हेलेन, आइवी, पीच, बोनी और वॉर्ड। अपने नाम सुनकर वे खुश हुए कि क्विन ने उनकी बात सुन ली। आखिरकार कुछ और नाम पड़े गए और इस बैच में जो नाम पहचाना जा सका वह था सिया। लैला के चले जाने और उसकी मां के गुजर जाने के बाद सिया के वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। अकेले अपनी यादें वापस पाना उसके लिए मुश्किल था और इस समय उसे यकीन नहीं था कि वह उन्हें वापस चाहती भी है या नहीं। अगर वह ऐसा करती तो अब उसके लिए पिशाचों की दुनिया में अपनी यादें वापस पाने का सबसे अच्छा मौका था। हालांकि उसकी क्षमताएं बहुत मजबूत नहीं थीं, क्विन उसे किसी और वजह से साथ लाना चाहता था। अगर परिवार का कोई करीबी मुसीबत में होता तो उसे लगता कि शायद वह एक चेतावनी का संकेत होगी। बंशी की चीख। अंततः दानव स्तरीय शिकार शुरू करने का समय आ गया था। सभी का चयन हो जाने के बाद 30 लोगों के उनके दल के रवाना होने का समय आ गया था। सभी लोग अपने अपने जहाज़ों के बाहर इकट्ठा होकर जाने की तैयारी कर रहे थे। सेना अपने साथ 2 प्रमुख जनरल, ड्यूक और सोफी नाम की एक प्रमुख जनरल को लेकर आई थी। इसके अलावा उनके साथ 10 सार्जेंट भी थे और बाकी सभी अपने अपने दस्तों के कप्तान थे। सेना जिस समूह के साथ आई थी उसमें कोई कमज़ोर सदस्य नहीं था। ग्रेलिश परिवार को देखकर उन्होंने भी अपने 30 सबसे वरिष्ठ सदस्यों को चुना था और अंत में ब्री परिवार था। मोना के पास अभी भी उसकी मानव जैसी दिखने वाली आत्मा थी, जबकि समूह में 10 अन्य लोग थे जो अपने साथ जानवर लेकर आए थे। दिलचस्प बात यह थी कि जानवरों को जहाज से कैसे उतारा गया था, जिसका मतलब था कि वे उनके साथ रह रहे होंगे या कम से कम उनके द्वारा जहाज पर सुरक्षित रूप से पहुंचाए गए होंगे। क्विन को आश्चर्य हुआ कि ब्री परिवार की क्षमता वास्तव में कैसे काम करती है। क्या ये वैम्पायरों द्वारा परिचितों के साथ अनुबंध करने के तरीके के समान थी, या क्या वे वास्तव में उसके प्रभाव कौशल की तरह जानवरों को नियंत्रित करते थे?
सिल की ओर देखते हुए क्विन ने सोचा कि शायद एक व्यक्ति है जिससे वह पूछ सकता है कि क्या वह उसे छू सकता है। जानवरों वाले लोगों के अलावा समूह के बाकी लोग काफ़ी औसत दिख रहे थे और उनके पास कोई जानवर नहीं था। क्विन के पास उनके बारे में जो जानकारी थी उसके अनुसार ब्री परिवार ट्रू ड्रीम परिवार से मिलता जुलता था। उनके परिवार में कई अलग अलग क्षमताएं थीं, लेकिन नेता की शक्ति केवल उन्हीं को सिखाई जाती थी जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता था। जहाज से उतरते समय क्विन ने लोगान को भी पकड़ लिया, जिसका मतलब था कि वह भी इस यात्रा पर आने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर खुश हो या परेशान, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोगान को चोट न लग जाए। फिर आखिरकार क्विन और उसका समूह आया। अगर हेलेन और उसकी बहनें न होती तो वे काफ़ी कमज़ोर नजर आते। हाँ, उनके पास मजबूत सदस्य थे, लेकिन उसके बाद शापित गुट के बाकी सदस्य ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे। वे कुछ भी रैंक के सदस्यों को भी साथ ला रहे थे। हेलेन ने प्रस्ताव दिया था कि यदि वह चाहे तो डेजी से कुछ सीटें ले सकती है, लेकिन क्विन ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह इन लोगों पर अधिक भरोसा करता है। जब सब तैयार हो गए तो 4 छोटी सेनाएं रवाना हो गईं और मोना ने अगुवाई की, क्योंकि वह लोगान पर निर्भर थी कि वह अपने विशेष उपकरणों से उन्हें उस जानवर के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दे। समूह पैदल ही यात्रा कर रहे थे, क्योंकि लगभग पूरा ग्रह ही अनन्वेषित था और उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत थी। ये देखो, नेट ने उत्साह से कहा, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। तुम्हें अपनी उत्तेजना को थोड़ा और बढ़ाना होगा, पॉल ने कहा। इससे दूसरों को गलतफहमी हो जाएगी कि उन्हें इसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। तुम में से किसी ने पहले कभी किसी राक्षसी जानवर का सामना नहीं किया है ना? मुझे नहीं लगता कि डेजी वालों ने भी किया होगा। तीनों लड़कियों ने अपना सिर हिलाया। क्या सचमुच शक्ति में इतना अंतर है? सैम ने पूछा। हम सम्राट स्तर के जानवरों का सामना बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, इसलिए ये ठीक रहेगा, है ना? फैक्स ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्विन के समूह के बहुत से लोगों ने सिर्फ सैन्य जीवन का अनुभव किया था। अतीत में दुनिया को राक्षसी श्रेणी के जानवरों से सिर्फ 2 मुठभेड़ों के बारे में पता था, एक सेना के साथ और दूसरी प्यो के साथ। ऐसी घटनाओं की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि राक्षसी श्रेणी के जानवर में वास्तव में कितनी शक्ति होती है। जरा सोचो, यहाँ इतने सारे नेताओं की ताकत होने के बावजूद उन्होंने 30-30 लोगों को लाने का फैसला क्यों किया? ऐसा इसलिए नहीं है कि हम बेवजह दूसरों की जान जोखिम में डालना चाहते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनसे लड़ने के लिए कम से कम इतने ही लोग चाहिए। यहाँ तक कि दल की भी राक्षसी स्तर के जानवरों से लड़ने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि वे बहुत ताकतवर होते हैं। पॉल ने समझाना जारी रखा। यद्यपि उनमें से बहुत से लोग दुष्टात्मा स्तर के पशु की ताकत को नहीं जानते थे, परंतु वे अगुवों की ताकत को जानते थे, और पॉलुस का ये कहना कि वे अकेले नहीं टिक पाएंगे उनके लिए एक भयावह विचार था। ठीक है, अगर वे जानवर उपकरण को सक्रिय नहीं कर सकते तो इसे पाने के लिए इतने सारे जीवन को जोखिम में डालना बिल्कुल व्यर्थ होगा। सैम ने दाल्की के बारे में बात करते हुए कहा। मुझे चिंता हो रही है, पॉल ने पहली बार अपनी चिंता दूसरों के सामने जोर से जाहिर करते हुए कहा। हमारे समूह ने पहले भी सम्राट स्तर के जानवरों का सामना किया है, और क्विन, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन हमने न तो किसी पौराणिक स्तर के जानवर से और न ही किसी अर्धदेव स्तर के जानवर से लड़ाई की है। मुझे यकीन है कि तुमने महसूस किया होगा कि जानवरों का हर स्तर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता जाता है और उनके बीच का अंतर भी बढ़ता जाता है। पॉल जिस बात की बात कर रहे थे वह थी स्तरों के बीच शक्ति का अंतर। बुनियादी स्तर और मध्यवर्ती स्तर के बीच का अंतर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते गए हर स्तर के बीच यह अंतर और भी बढ़ता गया। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, क्विन ने जवाब दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग ध्यान से सुनें। काज यहाँ नहीं है और आपकी ज़िंदगी किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मुसीबत में हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी ताकत लगाएं, कुछ भी न रोकें और जिंदा रहें। जब तक आप जिंदा हैं हम बाद में समस्याओं से निपट सकते हैं, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। क्विन के साथ चल रहे कुछ लोग उलझन में थे, खासकर क्योंकि उसके शब्द उनमें से कुछ पर ही लागू हो रहे थे। हेलेन को जो बात सबसे ज़्यादा याद आई वह थी अपनी पूरी ताकत लगाओ। इसका मतलब था कि द्वंद्व युद्ध में उन्होंने जो देखा था वह उनके पास अब कुछ नहीं था। साथ ही एक रहस्यमय लड़का भी था जिसे वे लड़ाई में हिस्सा नहीं लेने देंगे। हालांकि वे क्विन के उसे साथ लाने से खुश थे। लोगन द्वारा बनाए गए उपकरण से उन्हें यकीन था कि ग्रह पर केवल एक ही राक्षस जानवर है। द्वंद्व युद्ध में बाधा न डालने के लिए उन्होंने इसे राक्षसी स्तर के जानवर की जगह से काफ़ी दूर रखने का फैसला किया था। उन्होंने पैदल यात्रा करने का भी फैसला किया ताकि कोई व्यवधान न हो और आसपास मौजूद किसी भी जानवर के लिए तैयार रहें। हालांकि इस वजह से राक्षस के स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लग जाता और रास्ते में उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कुछ रातें वहीं डेरा डालना पड़ता। इतने बड़े समूह के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना मुश्किल था।
पूरी जमीन हीरे जैसे कठोर पदार्थ से ढकी हुई थी और जमीन अक्सर ऊबड़ खाबड़ थी, जहां तहां जमीन के बड़े बड़े टुकड़े उभरे हुए थे। आखिरकार उन्हें एक अजीब सा रास्ता मिल गया। ऊपर कई विशाल टुकड़े उभरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े अंतरिक्ष यान टकराकर बर्फ बन गए हों। यहाँ उन्होंने तय किया कि हर समूह एक अलग स्लैब के नीचे छिप जाएगा। सोना भी ज्यादा बुरा नहीं था। सेना में जो लोग पृथ्वी की क्षमता का अच्छा इस्तेमाल करना जानते थे, वे हीरे के पदार्थ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। जिस सामग्री पर वे सो रहे थे वह किसी न किसी तरह का मिश्रण लग रहा था। इस वजह से वे आसानी से समूहों के लिए सोने के लिए बड़ी जगहें बना पाए। स्लीपिंग बैग के साथ भी किसी जगह के अंदर सोने से उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास हुआ। रात के समय आसमान में आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और सभी सदस्य बातचीत में व्यस्त थे। नेट और सैम दोनों कुछ दूरी पर खड़े थे और डेजी की लड़कियों के पास ही टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे काफ़ी देर से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या बोलना है और अपना परिचय कैसे देना है। ये देखकर क्विन ने सोचा कि अगर यही उनकी एकमात्र चिंता हो तो अच्छा होगा। वह चाहता था कि एक दिन बच्चों और उनकी उम्र के लोगों को बस रोज़मर्रा की ऐसी ही सामान्य बातों की चिंता करनी पड़े। तभी उसे पीछे से बड़े बड़े कदमों की आहट सुनाई दी। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने ध्यान ही न दिया हो और अपने अंगों को देखता रहा। क्विन, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? क्विन ने पलटकर देखा कि यह ऑस्कर था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था और वहां एक अलग आग जल रही थी, जहां सभी नेता अपने लिए अलग से ऊंची सीटें बनाकर बैठे थे। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण होगा, हमें कुछ चर्चा करनी होगी। और हाँ, बेहतर होगा कि हम हेलेन को भी इसमें शामिल करें। तभी नेट अंदर जाने के लिए तैयार था। उसने काफ़ी देर तक इंतजार किया था। रुको, क्या हो रहा है? क्विन उसे कहाँ ले जा रही है? उसने सोचा, नहीं, अब और नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि वे किस ओर जा रहे हैं तो उसे पता चला कि यह वह नहीं था जो उसने पहले सोचा था। हेलेन, मोना, ओवन और ऑस्कर कैंप फायर के चारों ओर बैठे थे। मैं सभी को यहाँ इसलिए लाना चाहता था क्योंकि मुझे पहले भी राक्षस श्रेणी के जानवर से लड़ने का सबसे ज़्यादा अनुभव है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ से लड़ना कैसा होता है और हमने इसे राक्षस नाम क्यों दिया। मैं तुम्हें मानव जाति की एक राक्षस जानवर के साथ पहली मुठभेड़ के बारे में बताता हूँ, ऑस्कर ने कहा, और उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा लगा जैसे ज्वाला दुख और क्रोध से टिमटिमा रही हो। ऑस्कर ने राक्षसी स्तर के जानवर से पहली मुठभेड़ की अपनी शानदार कहानी शुरू की और सब लोग कैंपफायर के चारों ओर बैठकर ध्यान से सुन रहे थे। यह एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी और वे इसे उसी आदमी से सुन रहे थे जिसके पास एक राक्षसी स्तर का हथियार था। उस समय मानव जाति दल्की के साथ युद्ध में उलझी हुई थी। इस समय क्षमता उपयोगकर्ताओं के आगमन के कारण उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही थी। सेना पृथ्वी की क्षमता सीखना शुरू कर रही थी और ऑस्कर उन पहले लोगों में से एक था जिन्हें इस क्षमता के बारे में जानने के लिए चुना गया था। अपनी प्रतिभा के कारण वह तेजी से रैंक में ऊपर उठा और उसे अक्सर युद्ध के मैदान में उतारा गया। फिर भी सेना और आम जनता तक उसकी क्षमताओं का प्रसार धीमा था। क्षमताओं के इस्तेमाल के बावजूद दल्की अभी भी कहीं ज़्यादा ताकतवर थे और बहुत कम ही ऐसे थे जो उनसे टक्कर ले सकते थे। इस युद्ध को जीतने के लिए या कम से कम उन्हें लड़ने का मौका देने के लिए उन्हें और ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। इस दौरान युद्ध में एक और व्यक्ति को शामिल किया गया था जो उन गिने चुने लोगों में से एक था जिन्हें लोग युद्ध के नायकों में से एक के रूप में जानते थे। यह कोई और नहीं बल्कि लियो था। वह उन पहले कुछ लोगों में से एक था जो बिना किसी क्षमता के या कम से कम इस बात से अनजान थे कि उसके पास कोई क्षमता है, एक डाल्की को मार सकता था। क्षमताओं के इस्तेमाल के कारण केवल वे ही डाल्की को मार सकते थे जिनके पास बहुत शक्ति होती थी, जिससे उनके शरीर और उपकरणों का बचा हुआ हिस्सा नष्ट हो जाता था। हालांकि लियो की बदौलत वे दल्की के शवों को लगभग पूरी तरह से बरामद करने में कामयाब रहे। तभी उन्हें दल्की के अजीबोगरीब कवच का पता चला। इसका परीक्षण करने पर उन्हें जल्द ही जानवरों के उपकरणों की अपार शक्ति का पता चला। फिर भी इससे केवल कुछ की ही ताकत बढ़ सकती थी। सभी दल्की ने जानवरों के उपकरण नहीं पहने थे और उनके शवों को पुनः प्राप्त करना कठिन था क्योंकि दल्की सक्रिय रूप से अपने गिरे हुए साथियों को भी इकट्ठा कर रहे थे। तभी एक और व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया, रिचर्ड एनो। उसने ही दूसरों को जानवरों के उपकरण की सक्रिय क्षमता के बारे में बताया और यह भी दावा किया कि उसे पता है कि और जानवर कहाँ मिलेंगे। ये दिखाने के बाद कि जानवर उपकरण क्या कर सकता है और लोगों को कैसे शक्ति प्रदान कर सकता है, कुछ लोग उस पर भरोसा करने लगे। सेना हताश थी और उसे लग रहा था कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार उसे सेना की हर चीज़ तक पहुंच मिल गई, जिनमें से ज़्यादातर दल्की के अंतरिक्ष यानों के नष्ट हो चुके हिस्से और बहुत कुछ था। इसके बाद एनो ने पोर्टल्स की शुरुआत की। पोर्टल्स किसी को जानवरों वाले सौरमंडल में ले जाते थे और जानवरों वाले ग्रहों की शुरुआत हुई। बेशक कुछ भी तय करने से पहले सैनिकों पर कुछ परीक्षण किए गए, लेकिन वे हताश होते जा रहे थे।
योग्यताएं सीखने में बहुत समय लग रहा था और लोग कुछ योग्यताओं में अपनी सीमा पार करने लगे थे। सिर्फ इसलिए कि हर कोई योग्यता सीख सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसमें दूसरे जितने मजबूत होंगे। इसके बाद सेना ने अपनी दूसरी योजना पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया और जानवरों के उपकरणों वाले जानवरों के ग्रहों पर निर्भर हो गई। ऑस्कर के नेतृत्व में 50 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई गई और उन्हें क्रिस्टल की तलाश में जानवरों के ग्रहों की यात्रा करनी थी। उस समय सिर्फ पोर्टल ही थे और रंगीन पोर्टल प्रणाली कभी अस्तित्व में नहीं थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भेजा गया समूह आश्वस्त था। वे सभी क्षमताओं के उपयोगकर्ता थे और ऑस्कर खास था क्योंकि उस समय समूह में वह अकेला था जो आत्मा हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, जानवरों को आसानी से मार दिया गया और क्रिस्टल प्राप्त हो गए, लेकिन फिर उन्हें और भी मुश्किल जानवरों का सामना करना पड़ा और क्रिस्टल थोड़े अलग, बाहर से ज्यादा साफ दिखाई दिए। अभियान लंबा था और वे लगातार सेना को क्रिस्टल वापस भेजते रहते थे। यहाँ इन्होंने दूसरों की मदद से क्रिस्टल को हथियार में बदलने का तरीका खोज निकाला था। अभियान दल को एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि क्रिस्टल जितने साफ होंगे, उनसे बनने वाले हथियार और कवच उतने ही मजबूत होंगे। यह अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि ऑस्कर जानता था कि यह साफ क्रिस्टल उन ज्यादा खतरनाक जानवरों से आया था जिनका वे शिकार कर रहे थे। हालांकि उस समय ऑस्कर ऐसी स्थिति में था कि वह अपने वरिष्ठों के आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकता था और वह पृथ्वी की भयावह स्थिति से वाकिफ था। एक तरह से उन पर भरोसा किया जा रहा था। ज्यादा स्पष्ट क्रिस्टलों की तलाश में वे ग्रहों के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच गए। उन्हें पता चलने लगा कि ज्यादा शक्तिशाली जानवर उसी क्षेत्र में स्थित हैं, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो गई। सर, हम ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे 10 आदमी पहले ही घायल हो चुके हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जानवर और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, एक सार्जेंट ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। जब वे समूह शक्तिशाली जानवरों के एक समूह को हराने के बाद आराम कर रहे थे, तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वे आश्रय के लिए जगह ढूंढ रहे थे। वे उस समय बर्फ से भरे एक ग्रह पर थे और दृश्यता बहुत कम थी। एक तूफान के बीच उन्होंने हमला किया था। पता चला कि वे वहां पहले से ही थे और जानवर जितना शक्तिशाली था, उतनी ही ज्यादा बुद्धिमान भी। फिर भी अंततः उन्हें एक स्थान मिल ही गया, एक प्रकार की बर्फ की गुफा, जहां वे बाहर के बर्फीले तूफान से बच सकते थे। मुझे पता है कि यह मुश्किल है, ऑस्कर ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, लेकिन मुझे हाल ही में धरती से एक रिपोर्ट मिली है। उन्होंने अभी अभी लंदन को तबाह कर दिया है। उस जगह के बारे में जो कुछ भी तुम जानते थे, वह अब मौजूद नहीं है। सार्जेंट और उनके पीछे खड़े लोग हताश दिख रहे थे। लंदन उन गढ़ों में से एक था, उन मुख्य ठिकानों में से एक था जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसका मतलब था कि दल की युद्ध जीतने के और भी करीब थे। हम बर्फीला तूफान थमने तक यहीं रहेंगे और फिर हम वापस जा सकेंगे, ऑस्कर ने कहा। जो घायल हैं वे यहीं रह सकते हैं और हम उन्हें लेने वापस आएंगे। हमें टीम से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारे द्वारा बनाए गए क्रिस्टल का नवीनतम बैच अब तक का सबसे अच्छा हथियार है। शाम के 4:04। हमने जो हथियार बनाए हैं वे अब तक के सबसे अच्छे हथियार हैं। ऑस्कर और उनकी टीम जानवरों के उपकरणों के भी परीक्षण उपयोगकर्ता थे। वे जो भी वापस भेजते उसे वस्तुओं में बदलकर पहले उन्हें भेजा जाता। इससे उन्हें आगे बढ़ने में और ताकत मिलती गई और उन्होंने पाया कि उच्च श्रेणी के जानवरों के हथियार ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं कह सकता हूं, जिन जानवरों से हम लड़ रहे हैं वे इस जगह के सबसे ताकतवर जानवर नहीं हैं और मुझे अभी तक इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला है। ऑस्कर ने अपनी कमर थपथपाते हुए कहा। ये किसी बंदूक जैसी लग रही थी जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सब जानते थे कि जानवरों और दाल्की के खिलाफ बंदूकें बेकार हैं। इसका मतलब था कि ऑस्कर के पास कुछ खास जरूर होगा। जानवरों के हथियार अगर बंदूक के आकार में बनाए जाते तो बिल्कुल बेकार होते, क्योंकि हर क्रिस्टल पर एक छाप होती थी। ये छापें इस बात का आधार बनती थीं कि क्रिस्टल से कौन सी वस्तुएं या हथियार बनाए जा सकते हैं। अगर हथियार इस विशिष्ट छाप के अनुसार नहीं बनाए जाते तो जानवरों के हथियारों की शक्ति को सक्रिय करने में परेशानी होती और एक बार फिर यह दल की द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे काम से बेहतर नहीं होता। कोई भी जानवर की छाप बंदूक बनाने लायक नहीं थी। दूसरी समस्या ये थी कि अगर होती भी तो अगली समस्या ये थी कि उसे क्या दिया जाए, क्योंकि सामान्य गोलियां लगभग कुछ भी नहीं करतीं। हालांकि जब शोध जारी रहा तो उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिला। ऐसा लग रहा था कि एक जानवर के क्रिस्टल की छाप है जो धनुष बनाने के लिए उपयुक्त है, और फिर बाद में उन्हें एक ऐसी छाप मिली जिससे तीर भी बनाए जा सकते थे। अगर ऐसा हो पाता तो जल्द ही एक बंदूकधारी जानवर के हथियार के साथ साथ गोली भी मिलने की उम्मीद थी। और कई लोगों ने मान लिया कि ऑस्कर के पास जो था वो एक अनोखा हथियार था, दुनिया में मौजूद इकलौती जानवर जैसी बंदूक और गोली। तूफान के थमने का इंतजार करते हुए और गुफा में जिस कमरे में वे थे वह कंपन करने लगा। छत पर बर्फ के टुकड़े हल्के से हिलने लगे और दीवार पर अपने हाथ दबाते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कुछ महसूस कर रहे हैं। यह क्या था? भूकंप?
उनमें से एक आदमी ने पूछा। एक और कंपन महसूस हुआ और इस बार ध्यान से सुनने पर किसी तरह की चीख सुनाई दी जो रोने जैसी लग रही थी। चीख इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हिल गया था। ऑस्कर ने कहा, यह एक जानवर की चीख है और बहुत तेज। चीखें जारी रहीं और कमरे में कंपन महसूस हो रहा था। बर्फीले तूफान में बाहर देखने पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कंपन भी कम होता दिख रहा था। गुफा में वापस लौटने पर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह नीचे से आ रही थी। कमरे में कई सुरंगें थीं जो नीचे की ओर जाती हुई प्रतीत होती थीं, लेकिन वे कहाँ और किस ओर जाएंगी, इस डर से उन्हें लगा कि उनकी जांच करना बहुत जोखिम भरा होगा, खासकर अगर वे लड़ रहे हों। तुम वहां नीचे जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? अगर तुम लड़ना शुरू कर दोगे तो सुरंग की दीवारें गिर सकती हैं। मेरी क्षमता के साथ इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं उस जगह को धंसने से रोक सकता हूं, और अगर जानवर उतना ही बड़ा है जितना उसका रोना है, तो वहां नीचे काफ़ी जगह ज़रूर होगी और बाहर निकलने का एक और रास्ता भी होगा, ऑस्कर ने दोहराया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ऑस्कर ने अपनी टीम को विकल्प दिया कि वे उसके साथ आएं या नहीं, और वह सिर्फ स्काउटिंग करेगा। लेकिन घायल हुए 10 लोगों को छोड़कर सभी उसके साथ जाने को राजी हो गए। ये ऑस्कर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि वह वापस लौटने वाला एकमात्र जीवित व्यक्ति था।